नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में, जहां पर आज भारतीय बाजारों में एक तरफा बिकवाली का दबाव फिर बनता दिखाई दे रहा है। तो आज और इस खास तौर से इस हफ्ते की क्लोजिंग की रणनीति क्या होनी चाहिए, उसी पर रहेगी नजरें। लेकिन शुरुआत हेडलाइंस के साथ। हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में दबाव। निफ्टी 135 अंक गिरकर 17,900 के पास। निफ्टी बैंक करीब 700 अंक टूटकर 41,000 के नीचे। मिड कैप शेयर भी प्रेशर में। रियल्टी, आईटी, सरकारी बैंकों में सबसे ज्यादा दबाव। सीएनबीसी आवाज की खबर पर लगी मोहर। मिंडा कॉर्प ने करीब 209 रुपए प्रति शेयर पर प्रिकॉल में 15.7% हिस्सा खरीदा। खुले बाजार से कैश में हुई खरीदारी। प्रिकॉल के मैनेजमेंट ने सीएनबीसी आवाज से एक्सक्लूसिव बातचीत में सुबह कहा, उनका प्रमोटर्स का हिस्सा बेचने का कोई इरादा नहीं, बिजनेस में बने रहेंगे। एंटीक रिसर्च के मुताबिक सीमेंट कंपनियों ने दाम बढ़ाने शुरू किए। 15 रुपए प्रति बैग तक बढ़ी सीमेंट की कीमतें। सीमेंट शेयरों में तेजी। सागर सीमेंट 5% ऊपर। दूसरे सीमेंट शेयरों में भी अच्छी खरीदारी। और मैगी के दाम बढ़ाने का नेस्ले इंडिया के वॉल्यूम और मार्केट शेयर पर दिखा असर। मैनेजमेंट ने कहा 2024 से रॉयल्टी बढ़ने की भी आशंका। स्टॉक आज 2.5 से 3% नीचे। और भारत में ट्विटर ने बंद किए 3 में से 2 ऑफिसेस। कर्मचारियों को नौकरी से निकाला। उधर गूगल ने भी 453 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला। फ्राइडे को ये एक्चुअली नहीं करना चाहिए कंपनियों को, लेकिन कंपनियां फ्राइडे इसलिए चूज़ करती हैं क्योंकि थोड़ा वीकेंड मिल जाए लोगों को स्टॉक से एब्जॉर्ब होने के लिए। लेकिन खैर, जो हुआ गलत हुआ और बिज़नेस रीजंस अपने होने चाहिए। लेकिन मेरा एक फर्म व्यू है कि बिजनेसेस को थोड़ा इन चीज़ों में थोड़ा सा संजीदगी दिखानी चाहिए और ये सब नहीं करना चाहिए हायर एंड फायर। आप हायर करें तो सोच कर करें कि वो बिज़नेस के लायक हायरिंग है या नहीं है, और फिर इस तरीके से एक मुश्त हायरिंग और फायरिंग जो है वो नहीं होनी चाहिए। खैर, कैपिटलिज्म के अपने हाँ? और उसके बाद अगर कोई कहे ये मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, उससे किसी को सांत्वना नहीं मिलती है। एब्सोल्युटली। देखिए, मेरा तो लाइफ में हमेशा एक मंत्र रहा है कि किसी की नौकरी पर आपको कुछ वो नहीं करना चाहिए कभी भी, कुछ हो जाए चाहे, मतलब लेकिन खैर, जैसा मैंने कहा, कैपिटलिज्म के अपने मायने होते हैं और अपने पैमाने होते हैं। उसके हिसाब से कंपनियां काम करती हैं और उसमें शायद कुछ सही या गलत नहीं होता। प्रॉफिटेबिलिटी अल्टीमेटली मैटर करती है। लेकिन हाँ, आप जरा मार्केट की बात कर ली जाए हर्षिता, और सच का सामना, ये हमारा हेडर है क्योंकि सुबह हमने इसी की बात की थी कि मार्केट का आज फ्राइडे को सच से सामना हो रहा है। और बैंक निफ्टी की अगुवाई में तेज़ गिरावट और निफ्टी पर ज़्यादा प्रेशर जो सेकेंड हाफ में आया, खास तौर से वो बैंक निफ्टी की वजह से आया। हम सुबह इस चीज़ के लिए तैयार थे आज की मार्केट में एक डिक्लाइन होगी, फिर रिकवरी होगी, लेकिन सेकंड डिक्लाइन आएगी, वो ज़्यादा बड़ी हो सकती है। और उसका कारण था जो रात में अमेरिकी बाज़ारों में एक क्लियर लिया बॉन्ड मार्केट के बिहेवियर को। इक्विटी मार्केट 3-4 दिन से बॉन्ड मार्केट के बिहेवियर को कंप्लीटली इग्नोर कर रहा था। आज लेकिन, और कल रात को लेकिन, उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, इनफ इज़ इनफ। और जब 2 फेड गवर्नर्स ने बोला कि अब 50 बेसिस पॉइंट रेट हाइक दोबारा हो सकती है, अब मार्केट को डर लग रहा है कि 2023 में कहीं मार्केट ने बहुत जल्दी तो नहीं एज्यूम कर लिया था कि रेट कट शुरू हो जाएंगे। यही वो रीज़न है जिसकी वजह से आज ग्लोबल मार्केट में एक आप पैनिक देखेंगे। और बैंक निफ्टी में तो खैर काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल्स तोड़े जिनकी हम बात करेंगे। आज मिड कैप और स्मॉल कैप में भी अंडर परफॉर्मेंस है। और कल मार्केट ने एक बेसिकली एक मूव बनाया था जहाँ से मार्केट फिसला था, और आज वो मूव कंटिन्यू कर रहा है। तो ऑल सेड एंड डन एक अच्छे वीक की खराब अंत, और थर्सडे का लास्ट आवर और आज के दिन ने मिलके वो पूरे जो 4 दिन की मेहनत थी उसमें पानी फेर दिया। स्पेशली जो वेंसडे की मेहनत थी, हाँ। वो एक दिन में बहुत बड़ा मूव बाजार ने दिखा दिया था और लगा था कि अब ट्रेंड थोड़ा सा पॉजिटिव हो रहा है, चाल और मजबूती की रहेगी। खास तौर से उस दिन हमने देखा था जब कॉन्फिडेंटली बजट के हाइज के पार हम निकलते हुए दिखाई दिए, तो तब थोड़ी सी उम्मीद की किरण जागी थी। लेकिन उसी पर अब फिर से बादल आते हुए अनुज, निफ्टी बैंक की अगर पहले चर्चा कर ले, क्योंकि वहीं से वो दरारें अब और डीपन होती हुई दिखाई दी है। बिल्कुल। कुछ ही देर पहले हम फ्लैश भी कर रहे थे कि 100-डे मूविंग एवरेज के नीचे हम फिसले हैं। आज की ये गिरावट जो इतनी सिवियरिटी से आई है, ये हमें कितना और नीचे खींच सकती है? बिल्कुल हर्षिता, और देखिए, मैं एक चीज़ कहूँगा कि सुबह भी हमने बात की थी कि मार्केट में अब इस समय एक लग रहा था कि गट फीलिंग थी पिछले 3-4 दिन से कि जो रैली आ रही थी इसमें कुछ ना कुछ तो सस्पेक्ट है, और कहीं ना कहीं जाकर ये शायद नीचे आएगी। पहले क्योंकि आपने निफ्टी बैंक पर बात की तो पहले उसकी बात कर लेते हैं। अब देखिए, निफ्टी बैंक क्या है, 20, 50 और 100 डेमा के नीचे, 20 और 50 के नीचे, 50 के नीचे वो कल ही बंद हुआ था।
20 के नीचे आज सुबह खुला और 100 के नीचे आज करीब 11 बजे उसने एक मुंह दिखाया। 41,200 की हमने सुबह बात की थी कि 41,200 तक फिसल सकता है। अच्छा, मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि ये 41,200 पर रुकेगा नहीं हर्षदा और सीधा उसके बाद 300 पॉइंट और गिर जाएगा, लेकिन फिर वही बात है, मार्केट में एक बार लेवल्स टूटते हैं तो यही होता है। और 41,200 टूटते ही देखिए किस तरीके से आज इंटरडे चार्ट लेकर आइए एक बार बैंक निफ्टी का राइट हैंड साइड पर, वो 41,200 जैसे ही टूटा वो 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वहाँ मुझे लगा कि शायद एक एल्गो ट्रेड्स ट्रिगर हुए और वो इसके लिए आपने उसके बाद वो एक जो मूव है वो 41,200 के टूटने के बाद देखिए 41,200 पर एक बार डिफेंड करने की कोशिश भी की मार्केट ने, वो टूटते ही 300 पॉइंट आपको बैंक निफ्टी में मिले। यहाँ पर अब क्लियरली एक अप्रोच सेल ऑन रैली की है। सुबह भी यही अप्रोच थी कि सेल ऑन रैली बैंक निफ्टी में, जो भी रैली मिले इंट्राडे में, माइनर रैली मिले उसको सेल करिए। और अब आपके स्टॉप लॉसेस 41,500 जाने चाहिए थे, कल 42,000 था, आज सुबह 41,800 था, अब उस ट्रेड के लिए 41,500 जाना चाहिए। उसका भी मैं रीज़न बता देता हूँ। अब आप एक बार जरा ऑप्शंस के भी डेटा पॉइंट्स देख लीजिए, 41,300, 41,400 और 41,500 की कॉल पर ज़बरदस्त बिल्डअप है, ज़बरदस्त कॉल राइटिंग है इन तीनों स्ट्राइक पर। लेकिन जो चीज़ मुझे परेशान कर रही है हर्षदा वो ये है कि नीचे पुट राइटिंग कहीं है ही नहीं, सिर्फ 41,000 पर एक है, उसके बाद आपको सीधा ढूंढना पड़ेगा 40,500 पर और 40,000 पर, वहाँ जाकर कुछ लेवल की पुट राइटिंग है। लेकिन उससे ज़्यादा मूव, क्योंकि बात हो रही थी निफ्टी की, निफ्टी बैंक तो ऑब्वियसली एक रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। निफ्टी में क्या है, अब निफ्टी में मैं बताता हूँ, क्लोजिंग में 17,885 डिफेंड करना बहुत ज़रूरी है, यहाँ से और 22 पॉइंट। 17,885 का डिफेंड करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो 17,885 आपका वापस 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जिसको हम अज्यूम कर रहे थे कि मार्केट ने अब ब्रेक कर दिया है अपसाइड पर और वो सपोर्ट का काम करेगा मार्केट के लिए। अच्छा, ये हो सकता है कि आज एक फॉल्स ब्रेकडाउन हो, मार्केट वापस 20 डे मूविंग एवरेज पर सपोर्ट ले और मंडे से वापस ऊपर आ जाए, ये हो सकता है, पॉसिबल है। लेकिन उसके लिए फिर हम यूएस मार्केट का बिहेवियर हमको देखना होगा। जो बैंकों में आज डिक्लाइन आई है ना, लेकिन उससे एक चीज़ क्लियर हो गई है कि ये मार्केट जो है अब उस एक लेग पर ही चल रहा है। वो एक लेग क्या है, आईटी देखिए आज भी डाउन है, लेकिन इतना डाउन नहीं है, जहां खुला था वहीं है, उससे ज़्यादा नहीं गिरा। बैंक निफ्टी ज़्यादा गिरा है, बैंक निफ्टी जहां गिरा वहां से भी आपको 400-500 पॉइंट मिल गए। निफ्टी आईटी में अगर आप इंटरडे चार्ट देखेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है इंटरडे में, सुबह खुले जहाँ वहीं पर हम 300 पॉइंट नीचे खुले थे, 382 पॉइंट नीचे। बैंक निफ्टी दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा गिरा है, तो ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लम का पॉइंट है। और एक और चीज़, वो जो एक बेरिश चैनल जिसकी हमने लगातार डिस्कशन की थी और ट्रेंड लाइन जिसकी हमने लगातार डिस्कशन की थी, निफ्टी अभी भी उससे बाहर नहीं आ पाया। इवन जो वेडनेसडे की रैली थी उसके बाद भी वो, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि 2 क्लोज चाहिए होते हैं एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर, एक क्लोज से काम नहीं चलता, तो दूसरा क्लोज कल मिला नहीं मार्केट को और इसके लिए आज ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट, और इसने एक प्रॉब्लम कर दी हमारे लिए, वापस हमको फिर उस रेंज में ले आए, जो रेंज हमको थका रही थी लगातार वापस हमको उसी रेंज में लेकर आ गई है बेसिकली। तो एक बार फिर आप कह सकते हैं चारों खाने चित हो गए ना, निफ्टी बैंक टूटा, निफ्टी बैंक चला ना, निफ्टी चला ना, आपका आईटी से सहारा मिला और मिड कैप्स को बस एक्सक्यूज चाहिए टूटने का। बिल्कुल। और सुबह मैंने एक छोटी सी कविता बोली थी, वो एक उसी से रिलेटेड एक और है कि विचलित क्यों होते हो आईना दिखाने पे, सच को मान भी जाओ मेरे समझाने से। तो ये सच है इस समय मार्केट का कि ये एक रेंज है मार्केट की। जी हाँ, तो क्लियरली, और इस रेंज से उभरना मुश्किल साबित हो रहा है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन साबित हो रहा है। वीरू बताइए, स्टॉक स्पेसिफिकली भी आज 1-2 ट्रेड्स हैं जिन्होंने जोर लगाने की कोशिश जरूर की, आपका एल&टी, अल्ट्राटेक सीमेंट, लेकिन आखिरकार दबाव तो दबाव है। जी हाँ, दबाव तो दबाव है। और देखिए लीडरशिप में आ रही है बैंक निफ्टी के हर्षदा, और अभी जैसे अनुज ने कहा कि ये इनफैक्ट 6 फेब से लेके अब तक का 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और ये जो 41,000 का पुट राइटर था, कन्विक्शन दे रहे थे, हम बायर डिप्स कर रहे थे, लेकिन आज जिस प्रकार की आप शॉर्टिंग हुई है उसके क्वांटम को देखिए हर्षदा। मैं लार्ज कैप स्टॉक्स जरा रखूंगा। एक्सिस बैंक में 6.5% का ओ एडिशन, ह्यूज शॉर्टिंग। उसके बाद अगर आप आईसीआईसीआई बैंक में जाए, टारगेट हो रहा है आईसीआईसीआई बैंक आपकी स्क्रीन पे करीब 7% का बिल्डअप, एचडीएफसी बैंक 5% का बिल्डअप, कोटक महिंद्रा बैंक 9% का बिल्डअप। दैट्स ह्यूज। अगर मैं लार्ज कैप बैंक्स में 5-5, 8-8, 9-9% के बिल्डअप शॉर्टिंग काफ़ी हो रही है। और मैं ये विटनेस कर रहा हूँ, मैं अगर आप पिछले 1.5 घंटे को देखें हर्षदा, जैसे ही बैंक निफ्टी ने अपने सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स के जोन को 41,000 को वॉलेट किया, स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए, उसके बाद से सारे दिग्गज बैंकों में ज़्यादा शॉर्टिंग हो रही है। और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में अगर आप देखें सबसे स्ट्रॉन्ग लगभग 13% की शॉर्टिंग हुई है। और क्या क्या स्पेस है जहाँ पर आज काफ़ी शॉर्टिंग हुई है, इसमें एक अगर आप परसेंटेज के लिहाज से देखें इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में आज अदानी पोर्ट्स में काफ़ी शॉर्टिंग हुई है, अदानी इंटरप्राइजेस में काफ़ी शॉर्टिंग हुई है। ऑल्दो अदानी पोर्ट्स अगर आप देखें तो करीब 0.7% रिट्रेस हुआ, लेकिन शॉर्टिंग काफ़ी हुई है अदानी पोर्ट्स में। एक सीमेंट बास्केट, आई थिंक वो प्राइस हाइक्स के बीच, खबरों के बीच में, दैट्स डूइंग वेल।
यहाँ स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप है, अल्ट्राटेक सीमेंट, श्री सीमेंट, रैमको सीमेंट्स और जेके सीमेंट्स और इनफैक्ट डालमिया भारत और एक और स्पेस है इनफैक्ट कैपिटल गुड्स में। अगर आप एलएनटी को देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप है। लेकिन अगर आप ये पूछें कि शॉर्टिंग कहाँ है, तो एक्सेप्ट आई थिंक बैंक सीमेंट एंड एलएनटी वाकई शॉर्टिंग है हर्षदा, आज काफ़ी ज़्यादा सिवियर विजिबल है और लीड कर रहा है इस वक्त बैंक्स। हर्षदा जी हाँ, वहीं से सबसे ज्यादा प्रेशर बनता हुआ साफ देखने को मिला, इसीलिए हम आज 700 पॉइंट के नुकसान पर निफ्टी बैंक को ट्रेड करता देख रहे हैं। आपके लिए कुछ और स्टॉक्स लेकर आते हैं जहां पर दबाव अच्छा खासा बना है और ये भी ड्रैगर्स ही हैं मार्केट के। अब देखिएगा, अदानी एंटरप्राइजेज आज फिर बिकवाली लौटती हुई 3.5% का नुकसान। इंडसइंड बैंक में हमने देखा है खासा दबाव देखने को मिला, जब वीरू बैंक्स मेंशन कर ही रहे थे। नेस्ले इंडिया और यहाँ पर जो इनफैक्ट रॉयल्टी का प्रेशर आएगा, जो खासतौर से प्राइस हाइक हुआ है, वो इनके वॉल्यूम्स और डिमांड को खाता हुआ नजर आया, तो 3% का नुकसान। और MGL जहां पर कल थोड़ी सी एक्शन हम तेजी की तरफ देख रहे थे, वहां पर पोजीशंस क्लियरली अनवाइंड होती हुई 3.5% का दबाव बनता दिखाई दिया है। अच्छा, फटाफट आपके लिए अब LNT जिसका जिक्र वीरू कर रहे थे, तेजी वाला काउंटर, अल्ट्राटेक सीमेंट और सीमेंट काउंटर्स पर आगे डिटेल में बातचीत भी होगी। BPCL से कुछ सहारा मिला और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज यहाँ पर हम देख रहे हैं करीब 1.5% के गेंस पर है। लेकिन आज ज्यादातर अगर आपको सौदे दिखेंगे वो मंदी की तरफ ही देखने को मिले हैं। या तो ऐसे स्टॉक्स जहां पर अच्छी तेजी हो गई थी वहां पर मुनाफा वसूली है, या फिर कुछ स्टॉक्स में अग्रेसिव शॉर्ट साइड की पोजीशंस बनती हुई दिखाई दे रही हैं। चलिए अब हमारे पैनल को जोड़ना शुरू करते हैं। फंडामेंटल्स पर आज हम बात करेंगे ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल से। टेक्निकल कॉल्स के लिए हमारे साथ है प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, अमित सेठ, कविता जैन और साथ ही साथ समित चौहान। 2:20 पर एक तो बलरामपुर चीनी नतीजों के बाद मैनेजमेंट जुड़ रहा है, कंपनी के CFO प्रमोद पटवारी से होगी डिटेल में बातचीत। फिर फोकस में रहेगा सीमेंट स्पेस, जहां पर आपको बताएंगे कि एग्जैक्ट क्या ट्रिगर्स हैं तेजी के, और ऑफ कोर्स आज सुमित को भी जोड़ने वाले हैं हम, क्या चल रहा है में 2:30 बजे के आसपास। 2:40 पर 4 का चौका आपके लिए लेकर आएंगे। मानस से लेंगे सस्ता ऑप्शन, FNO सुपरस्टार देंगे अमित सेठ, कविता से लेंगे चार्ट का चमत्कार, मिड कैप फंडा के लिए राजेश अग्रवाल तैयार बैठे हैं। 2:50 पर मार्केट बिग वॉइस में IIFL सिक्योरिटीज के फंड मैनेजर उज्जवल शाह को जोड़ने वाले हैं चर्चा में, और ऑफ कोर्स एक डीलिंग रूम का जायजा भी लिया जाएगा। ओके, चलिए अब काम करते हैं, ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। मार्केट इस समय ऑलमोस्ट एट डे लो, हालांकि निफ्टी कोशिश कर रहा है अपने 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को प्रोटेक्ट करने की, और बैंक निफ्टी वापस कोशिश कर रहा है एक बार फिर 41,000 की तरफ जाने की। गाबा जी गुड आफ्टरनून। गाबा जी क्या ट्रेड लेंगे इस समय, लॉन्ग या शॉर्ट? लॉन्ग पिडिलाइट, बिल्कुल पिडिलाइट मुझे अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया बेस बनाया, एक हायर बॉटम बनाया ऑन हायर टाइम फ्रेम पे, मुझे लगता है एक अप मूव मिलना चाहिए। ट्रेड कर रहा है 2337, स्टॉप होगा करीब 2320 या 2325 बहुत है। अपसाइड टारगेट 2350 फर्स्ट टारगेट, सेकंड 2360। यस, पिडिलाइट लॉन्ग। ओके, पिडिलाइट सुबह सुबह इनफैक्ट अनुज और मैं डिस्कशन कर भी रहे थे कि पिडिलाइट की प्लेसमेंट, एशियन पेंट्स की प्लेसमेंट बहुत स्ट्रांग है। और याद रखिएगा बाजार कहाँ था, कहाँ से कहाँ आया, और ये दोनों स्टॉक्स बिल्कुल डिफरेंट थे। ये बेस पे थे, ये बेस से चल रहे हैं, दे आर अटेम्प्टिंग द 10-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। प्रकाश सर ने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को देखते हुए इस वक्त पिडिलाइट पिक किया है। मानस गुड आफ्टरनून। मानस आपका ट्रेड क्या होगा इस वक्त का? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। देखिए, एक सेल रिकमेंडेशन है और वो इन्फोसिस पे सेल रिकमेंडेशन है। उसका रीजन ये है कि पिछले 2 दिनों में जो बाउंस बैक इनपी में देखने को मिला, उसमें पिछले हाई स्टॉक ने ब्रीच नहीं किए और गिरावट अब देखने को मिल रही है। अगर आप डेली चार्ट देखेंगे तो वहां पर आपको एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखेगा जिसका नेकलाइन 1579 के आसपास है। 60 मिनट चार्ट को देख के लग रहा है कि शायद 1579 के लेवल्स ब्रेक होंगे, तो यहाँ पर चांस लेना चाहिए। बिकवाली करनी है इन्फोसिस में, स्टॉप लॉस लगाने हैं 1596 ये कैश लेवल्स है, और 1560 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। एक चीज और मेंशन करूंगा कि अगर ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा, 1579-78 के नीचे इनफी जाएगा, तो कम से कम 1520 तक के भाव आपको देखने को मिलेंगे, जो कि टारगेट है हेड एंड शोल्डर पैटर्न का। इसलिए कॉशियस रहिए। यहाँ पर आप पुट ऑप्शन भी ले सकते हैं, जो 1580 वाला पुट ऑप्शन है 13 रुपए का, वो वहां पर आप एक लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉसेस 4.90 रुपए के रहेंगे और 30 रुपए के टारगेट्स रहेंगे। ये फिलहाल आपके लिए एक मंदी का ट्रेड क्लियरली बनता हुआ इन्फोसिस में। शॉर्ट साइड की पोजीशंस आप ऑप्शंस के जरिए भी ले सकते हैं, जो समय ऑप्शन सुझाया गया स्क्रीन पर है, और अगर शॉर्ट कर रहे हैं तो क्लियरली 1560 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे और आगे और कमजोरी बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। ये है बात इन्फोसिस की। अमित गुड आफ्टरनून, बताइए, गावा साहब ने दिया एक तेजी का ट्रेड और मानस कह रहे हैं मंदी करके चले, आप किस तरफ है?
जी। गुड आफ्टरनून हर्षिता मैम, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हर्षिता मैम, मेरा रुझान भी शॉर्ट साइड में है। जो स्टॉक मैंने चूज किया उसका नाम है LIC हाउसिंग फाइनेंस। इसका स्ट्रक्चर देखें तो काफी वीक है। स्टॉक में कंटिन्यूअसली लोअर हाइज लोअर लोज बन रहे हैं। स्टॉक अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के नीचे भी ट्रेड कर रहा है। इसमें एक फ्रैक्टल ब्रेकडाउन भी आया है आज। देखते देखते स्टॉक 366 के आसपास आ चुका है। इसे शॉर्ट करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 371 और मेरे टारगेट्स रहेंगे 355 के। ओके, LIC हाउसिंग फाइनेंस में इसमें एक ब्रेकडाउन आ रहा है और अमित ने कहा है कि इस पर सेल ले सकते हैं, तो 3 सेल हो गए अब हमारे पास और सिर्फ एक ही, सॉरी 2 सेल हो गए और एक ही लॉन्ग अब तक। कविता जी, गुड आफ्टरनून। आपके पास बाय कॉल या सेल कॉल? Hi, good afternoon, Anuj ji. Well, selling pressure no doubt मार्केट पर है, बट एज ऑफ नाउ अगर इंट्राडे सेटअप देखें, सो बैंक निफ्टी में जिस तरीके से सेलिंग आई है, मुझे लग रहा है काफी सेलिंग हुई है और डे पर्सपेक्टिव से इट शुड टेक हॉल्ट ओवर हियर। तो मैं इंट्राडे पर्सपेक्टिव से फिलहाल शॉर्ट ट्रेड नहीं देना चाहूंगी, हालांकि हायर टाइम फ्रेम पर सेल ऑन राइज का अप्रोच रखा जा सकता है। फॉर डे पर्सपेक्टिव आई बिलीव सीमेंट काउंटर्स में स्ट्रेंथ दिख रहा है, जहां डालमिया भारत अगर आप देखें तो आज उसने एक ब्रेकआउट दिया है अब प्रीवियस रेक्टेंगल रेजिस्टेंसेस को। मुझे लगता है वहां फर्दर एक अपसाइड लेग आता हुआ दिख सकता है। 1966 के लेवल्स पर फिलहाल है। एक छोटा राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन देख रहे हैं जिसके टारगेट्स आते हुए देखना चाहिए। 1995, 210 इन टारगेट्स के लिए डालमिया भारत पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट करें। स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 1954। 2 बाय और 2 सेल, बैलेंस्ड हमारा पैनल इस समय। डालमिया भारत में बाय, इसमें सीमेंट स्टॉक्स में आज अच्छा ट्रैक्शन रहा है एक्चुअली। एक काम करते हैं एक्चुअली, अब राजेश अग्रवाल जी को भी जोड़ लेते हैं और उनसे जान लेते हैं कि वो कहाँ पर बेट लगा रहे हैं इस समय। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। बताइए आपका प्रेफर्ड स्टॉक क्या होगा? गुड आफ्टरनून अनुज जी, वीरेंद्र जी, हर्षिता जी, बाकी भी पैनल में जो मित्रगण हैं। कहूँ तो मैं डालमिया भारत ही देने वाला था, उसी को प्रिपेयर करके आया था, बट चूँकि कविता जी ने ऑलरेडी कवर कर लिया है तो डालमिया भारत आप फंडामेंटली पकड़ सकते हैं। बट दूसरा स्टॉक मैं रेमंड्स का देना चाहूँगा। अगर आप देखो तो 1500 स्टोर हैं इनके ऑलरेडी। 45 एथनिक वेयर में नए लॉन्च किए हैं और जो कि इनका टारगेट है कि FY24 तक 150 स्टोर कर देंगे। पोस्ट कोविड जो रिकवरी आई है बहुत शानदार आई है। इसके अलावा रियल स्टेट में ये जो मूव कर रहे हैं विथ लैंड इन थाने एंड ऑल, वो बहुत अच्छा मूव कर रहा है और डिलीवरी बिफोर शेड्यूल टाइम हो गई है। नंबर्स अच्छे आए हैं और उम्मीद है कि बेहतर आएंगे। और अगर अपने कंपेयर करें एथनिक वेयर की जो दूसरी कंपनियां हैं, चाहे वो फिर ABFRL हो या मान्यवर हो, उनके वैल्यूएशन से, तो मुझे लगता है कि बहुत एक गैप है इस वैल्यूएशन में। तो यहाँ पे एक ख़रीदारी की सलाह है हमारी। रेमंड में ख़रीदारी की जा सकती है। रेमंड में आपकी करीब 1352 पे बाय कॉल है। एक बार प्लीज़ रेमंड को लेके आइए, एग्जैक्टली डेली चार्ट्स पे क्या रहा है। उसके बाद मैं कुछ ब्रेकडाउन से बात करूंगा। रेमंड आपकी स्क्रीन पे ट्रेड करता हुआ करीब 1331 पे। आज एक पुल बैक लिया है इसने क्रिटिकल ट्रेजेक्ट्री से। याद रखिएगा रेमंड्स ने अब तक मई 2021 से लेकर अब तक कभी भी 100 डेमा के नीचे क्लोज नहीं दिया है। मतलब लास्ट 2 सेशन में दिया और उसके बाद आज उसको फिर रीगेन कर लिया 22 रुपये 80 पैसे ऊपर। अच्छा, कुछ ब्रेकडाउन्स को देखते हैं जो कि आज बड़े ब्रेकडाउन है। लेट्स ब्रिंग मन्नापुरम। एक बार मानस इस स्टॉक को देखिए आपकी स्क्रीन पे, डीप इन रेड आई थिंक, और करीब करीब 890 पे। मन्नापुरम मुथूट दोनों में अगर आप देखें आज सॉफ्टनेस नजर आ रही है। मेरे स्क्रीन पे अगर आप देखें सॉफ्टनेस है और स्पेशली मन्नापुरम में आज एक ब्रेकडाउन हुआ है। जो एक बेस बना था वो क्रैक हुआ, 3.25 रुपये नीचे, लगभग 2.5% का डिक्लाइन है यहाँ पे। आपका टेक, सुबह शॉर्ट की बात भी हुई थी मेरे ख्याल से इस स्टॉक पे, अभी क्या करना चाहिए मानस? देखिए अभी भी ट्रेंड नेगेटिव लग रहा है। 110 का एक अहम सपोर्ट ब्रीच हुआ है जिसके टारगेट 104 103 रुपए के आसपास के आते हैं। तो आई थिंक कभी भी कोई उछाल मिले तो, और अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो एक बार 110 111 की रेंज में एग्जिट करना चाहिए। 114 से पहले यहाँ पर खरीदारी नहीं करनी है। कोई छोटा सा बाउंस बैक देखने को मिले तो आई थिंक आप या तो करंट लेवल्स पे भी आप 110 का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। 2 रुपए 40 पैसे का ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करिए। 1 रुपए 30 पैसे के स्टॉप लॉस से 5 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, चलिए तो मन्नापुरम, एक काम करते हैं, अब एक और स्टॉक की बात कर लेते हैं। निफ्टी में लास्ट कंपनी जो नंबर्स लेकर आई वो थी नेस्ले, लेकिन
मैगी के दाम लगातार बढ़ाने से नेस्ले के वॉल्यूम और मार्केट शेयर दोनों पर असर पड़ा है और आज इसीलिए शेयर करीब 2.5% टूटा है। और इस पर और डिटेल्स देने के लिए यतिन जुड़ गए हमारे साथ। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज जी। देखिए, जहाँ तक कि नेस्ले का सवाल है, ये टाइम मार्जिन्स थोड़े बेटर आपको दिखाई दिए जब नंबर्स रिपोर्ट हुए, लेकिन जब कॉन्फ्रेंस कॉल पे एनालिस्ट लोगों ने डिटेल्स पूछी कि किस हिसाब से मार्जिन्स में अपटिक आया है, तो मैनेजमेंट ने ये कहा कि उन्होंने काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स में दाम बढ़ाए हैं, खास करके मैगी में। लेकिन उसका फ्लिप साइड ये था कि मैगी के दाम बढ़ाने के कारण उसकी मांग में कमी आई है, वॉल्यूम्स गिरे हैं, और दूसरी तरफ जो प्राइस डिफरेंशियल है कॉम्पिटिटर्स के साथ वो बढ़ता हुआ नजर आया है, जिसके कारण आप मार्केट शेयर में भी थोड़ा बहुत ढीलापन देख रहे हैं। इनफैक्ट मैगी की बात करें तो 10 रुपये का SKU होता था, अब 14 रुपये और 15 रुपये के SKUs में मैगी अवेलेबल है। तो जो प्राइस हाइक हुई है पिछले काफ़ी सारे क्वार्टर्स में, वो बहुत ज़्यादा हुई हैं। एक बात। दूसरी बात कि जो फ्रेश मिल्क के प्राइसेस यानी दूध के दाम बढ़ने के कारण भी आप देखेंगे कि उनके जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं यहाँ भी एक प्राइस हाइक कंपनी करने वाली है। अगेन यहाँ भी आप देखेंगे कि इन्फ्लेशनरी कॉस्ट प्रेशर्स कंपनी पे है, जिसके कारण मार्जिन्स पे और मार्केट शेयर में दोनों में असर आगे जाके देखने को मिल सकता है। ये दो तो स्पेसिफिक कंपनी को लेके बात हुई, लेकिन 2024 में यानी अगले 12 महीनों में ही कंपनी का जो रॉयल्टी एग्रीमेंट है पेरेंट के साथ, जो इनकी स्विस पेरेंट है नेस्ले ऐसे, इनके साथ रॉयल्टी एग्रीमेंट का फिर से एक बार नेगोशिएशन हो सकता है। और शायद बाजार को लगता है कि HUL की तरह यहाँ भी शायद पेरेंट अगर रॉयल्टी बढ़ा दे तो प्रॉफिट्स पे इसका असर होगा। तो ये 3-4 फैक्टर्स थे जिसके कारण स्टॉक में आप 2 से 2.5% के आसपास की दबाव देख रहे हैं। अगर आप ब्रोकरेजेस की माने तो सभी ने मोरलेस टारगेट प्राइस मेंटेन किए हैं, लेकिन रिच वैल्यूएशंस होने के कारण आपको ज़्यादातर टारगेट प्राइसेस करंट मार्केट प्राइस के नीचे ही दिखेंगे। इनफैक्ट अगर आप मॉर्गन स्टैनली की माने तो उनका एकदम 15,000 रुपये का टारगेट है, जेफरीज का 18,000 रुपये का है। हालांकि JP मॉर्गन का एक हायर लेवल पे टारगेट है जो एक फॉरेन ब्रोकरेज है, 21,000 रुपये के आसपास। लेकिन अगर आप करंट मार्केट प्राइस से कंपेयर कर लें तो लगभग सभी टारगेट्स इसके ऊपर ही शेयर का भाव चल रहा है। बिल्कुल यतिन, शुक्रिया। नेस्ले का रॉयल्टी बढ़ भी जाए तो कोई मेरे ख्याल से इतना बड़ा इशू नहीं है जितना मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर के टाइम पे हुआ था, क्योंकि नेस्ले ग्लोबल ब्रांड बड़ा है। खैर, लेकिन राजेश जी, कोई व्यू आपका नेस्ले पर? ट्रैक किया आपने इसको? देखिए, नंबर्स अच्छे आए थे। जैसे यतिन अभी बता रहे थे कि SKU बढ़ गया है मैगी वगैरह का, इस कारण से थोड़ी डिमांड में कमी देखी गई। मुझे लगता है ये वक्ती तौर पे है, क्योंकि इनके जो कंपटीटर्स है, जाहिर बात है टॉप रमेन वगैरह दूसरे भी जो YY, वो सब भी दाम बढ़ाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो कॉस्ट इन्फ्लेशनरी प्रेशर अगर नेस्ले के लिए है तो जाहिर सी बात है उनके लिए भी है, और वो भी आगे आने वाले दिनों में दाम बढ़ाएंगे। तो ये जो वॉल्यूम ड्रॉप हुई है या डिमांड में ड्रॉप देखी गई है, मुझे लगता है कि ये वक्ती तौर पे है। आने वाले 1-2 क्वार्टर्स में वो सेम लेवल पे आ जाएगी। पहले भी हमने अक्सर ऐसा देखा है कि मैगी की 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर में डिमांड ड्रॉप होती हुई या मार्केट शेयर ड्रॉप होता हुआ, लेकिन बाद में उन्होंने रिकवर कर लिया। ये उनकी ब्रांड की एक बहुत बड़ी विजिबिलिटी कह लीजिए या ब्रांड का जो पुल है वो कह लीजिए है। हाँ, ये अपनी जगह तय है कि रॉयल्टी में अगर कोई छेड़छाड़ होती है जो बाजार के लिए चिंता का कारण हो सकती है। 500-600 रुपये आज करेक्ट हो चुका है, और अगर मुझे लगता है कि यहाँ से और भी 500-600 रुपया टूटता है, मेरा कहने का मतलब है 18,500 के आसपास आता है, तो वहाँ पे एक खरीदारी की सलाह रहेगी 21,000 के टारगेट के साथ। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, एक नंबर डिस्कस कर लेते हैं। तीसरी तिमाही में बलरामपुर चीनी के नतीजे कमज़ोर रहे हैं। मुनाफे में 28% और आय में 19% की कमी आई है। कमज़ोर वॉल्यूम के चलते नतीजों पर थोड़ा दबाव दिखा है। इस पर बात करने के लिए और आगे के आउटलुक के लिए हमारे साथ कंपनी के CFO प्रमोद पटवारी जुड़ गए हैं। प्रमोद जी, गुड आफ्टरनून। क्या हुआ इस क्वार्टर में सर? आपके नंबर्स थोड़े नीचे पिछले क्वार्टर के मुकाबले, सेम क्वार्टर लास्ट ईयर में, और दोनों सेगमेंट शुगर और डिस्टिलरी बिजनेस में थोड़ा प्रेशर। क्या हुआ यहाँ पर? क्या वन ऑफ था या फिर कोई बिजनेस रीजंस रहे यहाँ पर? तो अनुज, जैसा कि हमने पहले भी बताया है दर्शकों को कि हमारे लिए 2 साल काफी चैलेंजिंग रहा इन टर्म्स ऑफ केन अवेलेबिलिटी। तो ये एक लेगेसी इफेक्ट है। इस साल की जो गन्ने की फसल अभी तक हमारे एरिया में लग रही है, हमें लगता है ठीक रहेगी। तो ये पुरानी ईयर में जो फसल कम हो गई थी उसका इम्पैक्ट था, जिसके कारण कॉस्ट काफी हाई आ गई। तो जैसे अनुज पूछ रहे थे कि ये एक वन ऑफ है या फिर ये थोड़ा सा मामला कुछ और खिंच सकता है, स्पेशली ऑन द शुगर साइड, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं थोड़ा सा मुनाफा बड़ा है, हाउएवर एवरेज रियलाइजेशंस में ज्यादा तेजी नहीं देखने को मिल रही है। तो वहां पर कोई क्या विजिबिलिटी है?
हाँ, जैसे हमें इस बार 1.98 लाख मेट्रिक टन का शुगर का कोटा मिला था एक्सपोर्ट्स का। उसमें हमने 1.4 लाख फिजिकल एक्सपोर्ट्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है। कुछ शिपमेंट हमारे इस क्वार्टर में भी हुए हैं एंड कुछ एक मार्च में हो जाएंगे। इसके अलावा हमने 58,000 टन का एक्सपोर्ट कोटा ट्रेड कर लिया है। उससे जो इनकम आई है वो पूरी की पूरी दिसंबर क्वार्टर में बुक हो गई है। सो ये एक्सपोर्ट्स के कारण इनकम आई है। जैसे मैं बता रहा था कि हमें विजिबिलिटी अच्छी लग रही है केन अवेलेबिलिटी एज वेल एज रिकवरी को लेके। तो आगे जो सीजन है 22-23 का वो अच्छा लगा। सर, डिस्टिलरी सेगमेंट को लेकर जो दबाव रहा है, और यहाँ पर मैं देख रही हूँ मार्जिन्स में भी काफी अच्छा खासा हिट देखने को मिला है, वहां पर क्या रिकवरी आ सकती है अगले 2 क्वार्टर्स में? हाँ, यदि डिस्टिलरी सेगमेंट की अपने बात कर रहे हैं तो ये एक वन ऑफ केस है जहां हमारे प्लांट्स नए कमीशन हुए हैं, उसमें टीथिंग प्रॉब्लम रही एंड कमीशनिंग में भी थोड़ा डिले हो गया था। और लास्ट ईयर का फीड स्टॉक इस क्वार्टर में कुछ भी अवेलेबल नहीं था, तो प्रोडक्शन काफी कम रहा एंड फिक्स्ड ओवरहेड्स के दबाव के कारण प्रॉफिटेबिलिटी में प्रेशर आ गया इस क्वार्टर में। ओके सर, आगे जाके मैं जो हर्षिता का प्रश्न था वो यही डिस्टिलरी सेगमेंट में जो मार्जिन्स की ट्रेजेक्टरी जो इस बार करीब 4% रही, आगे की ट्रेजेक्टरी क्या है? और मैं एक और प्रश्न पूछना चाहूँगा यहाँ पे कि फाइनली अगर आप देखें बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल आपकी जो इथेनॉल कैपेसिटी होगी सर, क्योंकि आगे आने वाले जो 2 वर्ष हैं 25 तक के अगर आप देखें काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपकी कैपेसिटी टोटल कितनी होगी इस वक्त? सॉरी, आपकी आवाज बीच में ब्रेक हो रही थी, मैं क्वेश्चन पूरा सुन नहीं पाया। जो डिस्टिलरी सेगमेंट के जो मार्जिन्स है अगले 2 क्वार्टर्स में किस ट्रेजेक्टरी में रहेंगे, एंड थोड़ा सा टिप्पणी आपकी चाहूँगा जो आपकी इथेनॉल की कैपेसिटी है इस वक्त वो कितनी है, और आगे आने वाले 2 क्वार्टर में और मोर स्पेशली बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल वो कहाँ तक पहुँच जाएगी? तो हमने FY22 में डिस्टिलरी की वॉल्यूम की थी 16 करोड़ यूनिट, जो कि अभी दिसंबर 22 में 12 करोड़ यूनिट है। हमने गाइडेंस दिया FY23 के लिए ये बढ़ के करीब करीब 21 करोड़ लीटर हो सकती है। डिस्टिलरी जो हम प्रोडक्ट बना के ईएनए बेचते हैं एंड इथेनॉल बेचते हैं, इथेनॉल का प्राइस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है। तो रेवेन्यू साइड हमें पता है क्या आने वाला है, कॉस्ट हमारा इंटरनल है, मोलासेस से या गन्ने से बनाते हैं। तो जैसे ही ये वॉल्यूम आएगी प्रॉफिटेबिलिटी अपने ही आ जाएगी। प्रमोद जी, एथेनॉल के लेकर आप क्या मूड है? क्योंकि एक टाइम था जो शुगर कंपनियों को हम कह रहे थे कि अब शायद सिक्लिकल नहीं है, क्योंकि एक एथेनॉल एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस बिजनेस में आगे जाकर क्या, और एक जो रिस्क फैक्टर यहाँ ओपन हो रहा है कि क्या गवर्नमेंट आगे जाके एथेनॉल पर एक प्राइसिंग कंट्रोल लगा सकती है, वो कितना बड़ा रिस्क होगा? अनु सॉरी, आपकी आवाज आ नहीं रही है, इधर कुछ डिस्टर्बेंस। मैं एथेनॉल स्टोरी के बारे में पूछ रहा हूँ कि वो कितना बड़ा ट्रिगर है अब आपके लिए, और क्या ये रिस्क है कि आगे जाके इस पर भी शायद प्राइसिंग कंट्रोल आ सकते हैं? आई एम सो सॉरी, आप ट्राई करिए। सर, एथेनॉल को लेकर क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अब क्लियर है। हाँ, अनुज यही पूछ रहे हैं कि एथेनॉल को लेकर क्या विजिबिलिटी है, और जो इस समय रिस्क है कि शायद आगे जाकर सरकार इसके दामों को आगे नियंत्रण में रखना चाहेगा, उस पर आपकी टिप्पणी क्या होगी? तो इथेनॉल के लेके कंप्लीट विजिबिलिटी है हमारे यहाँ पे, और हमें नहीं लगता कि आगे जाके इथेनॉल के प्राइसेस पे कुछ भी रिस्क है। इथेनॉल के प्राइसेस सरकार गन्ने के प्राइस के बेसिस पे डिसाइड करती है। यदि एफआरपी की प्राइस इंक्रीज होती है तो इथेनॉल की प्राइस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है, और हमने ये ट्रेंड लास्ट 3-4 सालों में देखा भी है। हमें कोई भी रिस्क नहीं लग रही है एज फार एज इथेनॉल प्राइसेस आर कंसर्न। रहा सवाल विजिबिलिटी का, तो मैं बार बार कह रहा हूँ, जैसे हमने गाइडेंस भी दिया है 15% केन इंक्रीज हम इस साल देख रहे हैं और शुगर सीजन 22-23। जैसे ही ये केन आती है हमें फीड स्टॉक मिल जाएगा डिस्टिलरी के लिए भी, अकॉर्डिंगली हमें कोई रिस्क नहीं लग रही। प्रमोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। तो वो कमेंट्री कंपनी की तरफ से, लेकिन इस बार हम सब ने देखा है कि अक्रॉस द सेक्टर दरअसल नंबर्स थोड़े से वीकर साइड पर ही आए हैं। राजेश अग्रवाल, आपकी क्या एनालिसिस है? चीनी कंपनियों की सभी कंपनियों के नतीजे आ चुके हैं और ये थोड़ा सा सॉफ्ट क्वार्टर रहा। हालांकि मैनेजमेंट कहता तो है आने वाले 2 तिमाहियों में कुछ रिकवरी आती हुई दिखाई देगी, क्या स्टॉक्स उस लिहाज से रिएक्ट करेंगे? जी, हमें लगता है कि कुछ चुनिंदा स्टॉक्स पे बिल्कुल नज़र रखनी चाहिए। हालांकि नतीजे इस बार प्राइस सभी के ख़राब आए, कोई के बहुत ज़्यादा ख़राब भी आए हैं, लेकिन 2 ही कंपनी है जो हमने हमारे क्लाइंटों को रिकमेंड कर रखी है। एक तो बलरामपुर चीनी है, दूसरा EID पैरी है।
बलरामपुर चीनी की खास ऐसी बात हो रही थी, तो मैं बता दूं इनकी जो फैक्ट्रियां 10 फैक्ट्रियां हैं, 76,500 टीसीडी की कैपेसिटी है, एथेनॉल अच्छा खासा चल रहा है। और सबसे बड़ी बात इस कंपनी के लिए जो है वो डेट बहुत कम है, और जो डेट है भी वो सब्सिडाइज रेट में है, तो इनको उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि अगर सेक्टर में कुछ भी री रेटिंग होती है तो मार्केट लीडर होने के कारण से इसमें उछाल सबसे पहले आएगा। तो इसमें हमारी गिरावट में खरीदारी की सलाह है वनिस्पत की किसी का साल से 1.5 साल का नज़रिया हो। जो ऊपर दालमिया भारत की बात हुई और सीमेंट स्टॉक्स पर क्लियरली एक मोमेंटम है, तो बता देते हैं कि आज सीमेंट शेयरों में तेज़ी है क्यों, और इसके लिए वापस चलते हैं यतिन के पास। यतिन बताइए, 2-3 चीज़ें हैं मेरे ख्याल से, शायद प्राइस हाइक का बज़ है, जीएसटी का बज़ है, बताइए। तो ऑब्वियसली सरकार तो अपनी तरफ से जीएसटी फिटमेंट कमेटी के अंदर ये कंसिडर करने वाली कि सीमेंट के जीएसटी को किस हिसाब से रैशनलाइज किया जाए। बहरहाल ये डेवलपमेंट के बीच सीमेंट कंपनियों ने अपने दाम बढ़ाए हैं। एंटिक रिसर्च की जो डीलर चेक है, जो ऑन ग्राउंड चेक है, उसके मुताबिक लगभग 15 रुपये तक आपको पैन इंडिया बेसिस पे सीमेंट की एक बोरी के दाम बढ़ते हुए दिखाई पड़े हैं। स्पेशली वेस्ट इंडियन मार्केट्स, महाराष्ट्र, मुंबई में आप देखेंगे कि लगभग 15 रुपये तक की यहाँ वृद्धि हुई है। अगर आप नॉर्थ और साउथ मार्केट्स देख लें तो 5 से 10 रुपये प्रति बोरी के हिसाब से दाम बढ़े हैं। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि दाम बढ़े हैं, इम्पॉर्टेंट ये है कि 3 से 4 महीने के एक साइलेंट पीरियड, या आप ऐसे कहें कि जहाँ कोई एक्टिविटी नहीं हो रही थी, दाम स्टेबल से गिर रहे थे, वहाँ आपको एक प्राइस हाइक की अनाउंसमेंट आती हुई दिखाई पड़ी है। और ऑन ग्राउंड डीलर्स का मानना ये है कि ये प्राइस हाइक सस्टेन होगा, शायद आगे जाके और भी प्राइस हाइक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो शायद इसी वजह से एक्सपेक्टेशंस ऐसे हैं कि यहाँ से दाम बढ़ते हुए नज़र पड़ेंगे। ऑब्वियसली इस जो नोट है और जो पैन इंडिया हाइक आप देख रहे हैं, उसके बाद सारे के सारे सीमेंट शेयर, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, सभी में तेज़ी देखी गई है। अल्ट्राटेक भी आज लगभग 2-3% की तेज़ी के साथ काम कर रहा है, और आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जेके सीमेंट, रामको सीमेंट, हिडलबर्ग सीमेंट, सागर सीमेंट, जहाँ खबर भी है, इन सभी शेयर्स में कुल मिला के 2 से 5% के बीच गेंस आप देख रहे हैं। यतिन, शुक्रिया ये जानकारी रखने के लिए हमारे सामने। आज सुबह से हमने जैसे कह रहे थे सीमेंट शेयरों में रौनक थी, और राजेश जी आपने खैर दालमिया पिक करना चाहा था, लेकिन ओवरऑल सीमेंट में आपको यहाँ से कितनी तेज़ी दिखती है, और दालमिया के अलावा भी कोई स्टॉक है जो आपको पसंद हो? देखिए, हमें बहुत तेज़ी दिखती है। एक तो क्या है, हमें लगता है कि आगे आने वाले दिनों में डिमांड वॉल्यूम अच्छी बढ़त के साथ दिखाई जाएगी, क्योंकि हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार का जोर है। 10 लाख करोड़ की अनाउंसमेंट केपेक्स की हुई है इस बजट में, जिसका एक बड़ा चंक इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवेज और डिफेंस को गया है। तो जाहिर सी बात है कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में इतने खर्चे होंगे तो सीमेंट कंपनियों को सीधा सीधा मुनाफा मिलेगा। कई कंपनियों ने अपने केपेक्स किए हैं जो लगभग या तो पूरे हो चुके हैं या FY 24 तक पूरे हो जाएंगे। कुछ कंपनियों में अधिग्रहण की भी चर्चा चल रही है। इस वक्त जैसे सीमेंट की बोरियों के दाम बढ़ाए गए हैं। कुछ चिंता कंपनियों को हो गई थी जब अडानी ग्रुप में ये था कि कुछ कंसोलिडेशन हो सकता है, अभी वहाँ थोड़ा सा प्रेशर कम नज़र आ रहा है। मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें इस पूरे सेक्टर को एक तरीके से बढ़ावा दे रही हैं, जिसमें पहली पसंद हमने जैसे कहा डालमिया भारत है। उसके अलावा अगर देखना हो तो मैं समझता हूँ अल्ट्राटेक पे ध्यान दिया जा सकता है, कैपेसिटी के हिसाब से सबसे बड़ी है। और अल्ट्राटेक में भी अगर किसी को थोड़ा सेफ खेलना हो तो ग्रासिम एक बेटर बेट हो सकता है, क्योंकि वो होल्डिंग कंपनी है अल्ट्राटेक की, और उसके अलावा दूसरे बिजनेसेस भी होल्ड कर रही हैं। और इन सब कंपनियों के अलावा एक मिड कैप की कंपनी है बिरला कॉर्प, जहाँ हमने कवरेज करी हुई है और हमारे क्लाइंटों को रिकमेंड भी कर रखा है। वहाँ पे एक अच्छी कैपेसिटी है, अच्छा मूवमेंट देखा गया। इस बार के नंबर्स थोड़े दबाव में थे, लेकिन आगे आने वाले दिनों में हमें लगता है अच्छी बढ़त होगी। और सीमेंट के अलावा उनमें एक छोटा हिस्सा जूट का भी है जो कि बहुत अच्छा चल रहा है। तो ये कुछ कंपनियां हैं जो हम सीमेंट में अपने क्लाइंटों को रिकमेंड कर रखे हैं। अगर आप देखें राजेश जी की शॉपिंग लिस्ट है। मीनवाइल लेट्स ब्रिंग निफ्टी आईटी आपकी स्क्रीन पे है। इट्स 31,026, यानी जो सुबह से बैंक निफ्टी का प्रेशर था वो कुछ हद तक अगर आप देखें निफ्टी आईटी का रेस्ट्रिक्टेड फॉल जो था वो अरेस्ट कर रहा था, लेकिन इस वक्त निफ्टी आईटी मॉर्निंग लोस को वॉलेट करता हुआ 31,030, दैट मीन्स अगर आप टेक्निकली देखें तो हम कल की कैंडल के नीचे अब ट्रेवल कर रहे हैं। और इस बीच अगर आप एक स्टॉक फ्यूचर देखें जिसमें सबसे स्ट्रॉन्ग प्रेशर है इस वक्त टीसीएस की पुट ऑप्शंस सारी की सारी अगर आप देखें डिहाई पे ट्रेड करते हुए, एक बार के लिए यहाँ पर मानस अपना व्यू एक्सप्रेस कीजिएगा
10 EMA को तोड़ता हुआ और बार बार रिजेक्शन आ रहा है इस बार 35, 40, 35, 50 की ट्रैजेक्टरी से टीसीएस में। आपका टेक क्या है इस वक्त टीसीएस पे? एनी ट्रेड व्यू ऑन आईटी स्टॉक्स इस वक्त मानस? बिल्कुल, देखिए मैंने इसीलिए पहले मॉर्निंग अभी थोड़ी देर पहले मैंने इन्फी की बात की थी, वहां पर बेरिश पैटर्न बन रहे हैं और मेरा ये समझना है कि आईटी में वीकनेस अभी और बढ़ सकती है। और अब जो सेकंड सिग्नल मिल रहा है वो टीसीएस में मिल रहा है। टीसीएस में भी बिकवाली करने की राय रहेगी। मेरा समझना है कि यहाँ पर आपको करीब 60-70 रुपए का डाउन साइड देखने को मिल सकता है। आई थिंक बेहतर रहेगा कि आप टीसीएस का पुट ऑप्शन लीजिए, 3500 वाला पुट ऑप्शन ले सकते हैं। 27 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करिए 14 रुपीज के स्टॉप लॉस से कम 50 रुपए की टारगेट के लिए। तो टीसीएस का 3500 का पुट ऑप्शन लेने की सलाह रहेगी। फिलहाल देखिए एक और बिकवाली का ट्रेड, पहले इन्फोसिस पर एक शॉर्ट कॉल था, अब टीसीएस में भी बिकवाली। निफ्टी आईटी क्लियरली कमजोर हाथों में एक बार फिर फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, फटाफट से कुछ ऑटो स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं क्योंकि वहां पर भी तेजी के कोई आसार नहीं है। दरअसल निफ्टी ऑटो 0.5% नीचे, M&M आपकी स्क्रीन पर आएगा जो देखते ही देखते, इनफैक्ट कार्यक्रम की शुरुआत में 2% से कम की गिरावट थी, अब वो गिरावट और गहराती हुई दिखाई दे रही है। प्रेशर माउंट हो रहा है, 0.5% के नुकसान इसका बढ़ गया है। और इसी के साथ आप ध्यान दें तो आज के सत्र में फिर टाटा मोटर्स भी कमजोर है, आपका बजाज में भी मैं देख रही हूँ बिकवाली का दबाव साफ तौर से देखने को मिल रहा है। तो ऑटो काउंटर्स में बिकवाली गहरी है। अमित, M&M पर एक व्यू दें प्लीज, कितनी और कमजोरी देखने को मिल सकती है? ये जो थोड़ा सा रिवर्सल आया है 1337 के आसपास स्टॉक। हर्षिता मैम, अगर हम M&M का चार्ट देखें तो इसने 20 डमा अपना 1350 का लगभग आज के सत्र में ब्रेक किया है, जिस हिसाब से हम बिकवाली और प्रेशर स्टॉक में देख रहे हैं ऊपर से। मुझे लगता है कि इसका नेक्स्ट सपोर्ट लगभग 50 डमा जो कि 1320 के आसपास है। तो स्टॉक कैन विजिट दैट जोन। तो इसमें क्वाइट पॉसिबिलिटी कि जिस हिसाब से प्रेशर मेंटेन है 1320 के लेवल्स विजिट करेंगे, लेकिन क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी 2.33% डाउन है तो थोड़ा राइज मिले तब वहां पे शॉर्ट करना चाहिए। अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है। अब जरा एक बार आप इंट्राडे चार्ट लेकर आइए निफ्टी बैंक और निफ्टी आईटी दोनों का। निफ्टी बैंक में हल्की सी रिकवरी आपको दिखाई देगी। ये देखिए बहुत हल्की है, मतलब क्योंकि उसके पहले का बार इतना बड़ा था तो इसके लिए ये बहुत छोटी रिकवरी दिखाई देगी। लेकिन अगर वो हम रिकवरी फ्रॉम लो वाला अगर चार्ट प्ले करें तो उसमें मेरे ख्याल से आपको शायद एक मूव दिखाई देगा। और दूसरी तरफ निफ्टी आईटी देखिए, वो निफ्टी आईटी एकदम लो पॉइंट पर जा रहा है, एब्सोल्यूट डे लो, और निफ्टी बैंक लोअर लेवल से थोड़ा रिकवर हो। और इसके लिए नेट नेट जो है निफ्टी पे कुछ खास इम्पैक्ट नहीं है। निफ्टी जो है वो एज इट इज़ है, जहाँ हमने शो की शुरुआत की थी एग्जैक्टली वहीं पर निफ्टी है। और एक बार निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट लेकर आते हैं। अच्छा, ये बहुत ज़रूरी है आज जिस तरीके का मूव है, क्योंकि आज तक नैस्डैक जो है एक लगातार पिछले 2 साल का अगर आप इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखें, सबसे पहला मूव इसी ने हमेशा प्रीएम्प्ट किया है। अच्छा, अब ये 3-4 दिन पहले भी ऐसा मूव देखा था हमने, तो इसके लिए मार्केट अभी भी एक बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहेगा। एक बार मंडे ट्यूसडे का मूव मार्केट देखेगा, लेकिन फिर नैस्डैक में जो 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस हैं और निफ्टी आईटी में भी वो ऑलमोस्ट आसपास ही प्लेस्ड है, वो फिर से एक रीजनेबली सैक्रोसैंक्ट बन जाएंगे। तो उन लेवल्स पर थोड़ा ध्यान रखिए, खासतौर से जिस तरीके से आज इन्फोसिस और टीसीएस ने एक सेकेंड हाफ में ब्रेकडाउन दिखाया है। इनफैक्ट गाबा जी, इन्फोसिस पर कोई ट्रेड बनती है या फिर टीसीएस पर? आई थिंक इन्फोसिस यहाँ पर एक सेल बनता है, लेकिन आज और मंडे और ट्यूसडे देखना चाहिए, थोड़ा वीक है। और जैसे गैप डाउन खुला है, ऊपर गया लेकिन कल तक क्लोज, कल का लो भी नहीं गया, साइन ऑफ वीकनेस, गैप मेंटेन किया। स्टॉप लगाइए 1590 का, पॉसिबल है कि 1570 1560 एक पॉसिबिलिटी इस जोन आने की। तो आई थिंक इट्स अ गुड सेल इन्फोसिस। एक्चुअली मानस, आपने पुट सजेस्ट किया था इसका शो की शुरुआत में। अब आपकी स्ट्राइक के ऑलमोस्ट नीचे वो स्टॉक, यहाँ पर टेक्निकली ये तो खैर ऑप्शन की बात हो गई, कैश में क्या लेवल्स दिख रहे हैं आपको? देखिए अनुज जी, जैसे मैंने पहले मेंशन किया, ध्यान रखिए हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है और ये पैटर्न 1440 से लेकर 1620 की रैली के बाद बन रहा है। तो इसके सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा हैं और कंफर्मेशन तभी आएगा जब नेकलाइन ब्रेक होगा। और नेकलाइन की बिल्कुल एग्जैक्टली वहीं पर ट्रेड कर रहा है इस टाइम, 1579 की मैंने अभी बात की थी और 1579 पे ही इनफी ट्रेड कर रहा है। तो नेकलाइन ब्रेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं और ये नेकलाइन ब्रेक होगा तो आपको 1520 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो करंट लेवल से 60 रुपए का डाउन साइड इनफी में देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल कॉशियस रहना चाहिए, इनफी में भी और टीसीएस में भी, दोनों स्टॉक ट्रैक हो सकते हैं करंट लेवल से। इन्फी और टीसीएस दोनों दिग्गज दरअसल अच्छा खासा दबाव डाल रहे हैं। और क्योंकि अनुज नैस्डैक मेंशन कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, नैस्डैक फ्यूचर्स करीब 100 पॉइंट के नुकसान पर इस समय ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
तो क्लियरली आज का दिन थोड़ी कमजोर शुरुआत वाला दिखाई दे सकता है। अमेरिकी बाजारों से यही संकेत साफ दिख रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स करीब 161 पॉइंट नीचे है, तो नैस्डैक फ्यूचर्स 105 से 107 अंकों की गिरावट पर ट्रेड कर रहे हैं। ये फिलहाल वहां से डेटा आ रहा है। अब हमारे साथ समित चौहान भी जुड़ गए। समित, के लिए एक कमजोर सत्र लौटता हुआ मार्केट में आप इस समय क्या ट्रेड ले रहे हैं? देखिए, वैसे हम ज़्यादा एग्रेसिवली यहाँ पे शॉर्ट फिलहाल, क्योंकि निफ्टी के लिए एक 17,850 17,800 के आसपास काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। बट एक स्टॉक है मन्नपुरम फाइनेंस जो कंटिन्यूसली एक लगा रहा है और काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा था अराउंड 110 112 के रेंज में। आज वो इंपॉर्टेंट लेवल से उसने ब्रेक डाउन दिखाया, तो यहाँ से एटलीस्ट जो 200 डे एवरेज है लगभग 105 के आसपास, वहां तक स्लाइड होने की पॉसिबिलिटी इसमें लग रही है। तो यहाँ पे 110-50 के स्टॉप लॉस से मन्नापुरम शॉर्ट किया सकता है और 105-50 का इसका टारगेट होगा। और एज अ डिस्क्लोजर, मेरी कोई भी इसमें पोजीशन नहीं है, बट हमारे क्लाइंट्स की इसमें डेफिनेटली पोजीशन हो सकती है। ओके, मन्नापुरम फाइनेंस से भी कुछ देर पहले हम इस शॉर्ट ट्रेड के बारे में बात कर रहे थे कार्यक्रम की शुरुआत में ही, और अगर आप देखिए अच्छा स्विंग मिला भी यहाँ पे। अच्छा, बैंकिंग में सबसे ज़्यादा तहजीब से जहाँ पे शॉर्टिंग हुई आज वो है इंडसइंड बैंक, और दूसरा है, जरा एक बार आप, एक तो इंडसइंड बैंक याद रखिएगा इज हेडिंग टुवर्ड्स 200 एक्सपोनेंशियल एवरेज। मतलब मुझे याद अच्छी तरीके से बजट स्पीच के दौरान ये स्टॉक 200 डेमा पे ही रोटेट कर रहा था, उसके बाद एक डिप लगाया, एक मेगा डिप था 991 की तरफ, और उसके बाद उसको रीगेन करने के बाद इसका स्विंग आया 1174। और दूसरा है SBI, जरा SBI लेके आइए आपकी स्क्रीन पे। SBI अब एट 529 अपना लगभग वीकली बेस जो था वो वॉलिड करता हुआ माना। इनफैक्ट अमित जी, अगर ये क्लोज होता है SBI का 529.60, तो ये मेरे ख्याल से फर्स्ट वीक जब ये अपना 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वॉलिड करके क्लोज होगा। आप लोग SBI को कैसे रीड कर रहे हैं, और कोई स्ट्रेटेजी आई थिंक इस लास्ट वीक को प्ले करने के लिए, क्योंकि अब थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर होगा इस स्टॉक पर? जी डेफिनेटली स्टॉक डेफिनेटली प्रेशर में वीरेंद्र जी, जैसे हमने सुबह भी बात किया था। इसका सपोर्ट लगभग जो नेकलाइन का सपोर्ट आता है लगभग दैट इज अराउंड 518 517। तो मुझे नियर टर्म में लगता है कि SBI वो लेवल्स विजिट करेगा, उसके बाद इसको फिर से रीअसेस करेंगे। इमीडिएट बेसिस में इसका स्टॉप लॉस हम लगभग 536 के आसपास रखेंगे। बिल्कुल। और देखिए वीरू, एक्चुअली SBI अब ये सेकंड अटेम्प्ट है इसका 200 डे मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज। 200 डे में मैं थोड़ा सिंपल मूविंग एवरेज को ज़्यादा वेटेज देता हूँ, क्योंकि ये पिछली बार हुआ था जब वो अदानी वाला इशू हुआ था, उसके तुरंत बाद, उसके बाद स्टॉक में थोड़ी रिकवरी आई थी, फिर स्टॉक के नंबर्स आए थे, नंबर्स के बाद इसने बहुत पुअर रिएक्शन दी, बहुत ही पुअर रिएक्शन। और अब ये जो है वो उस दिन का जो क्लोजिंग था बजट के अगले दिन का, शायद 527 रुपये के करीब उसकी क्लोजिंग थी उस दिन, उसको क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है। और यहाँ पर इसने एक ऑलमोस्ट 3 बार बॉटम बनाया है। पहली बार अगस्त में बनाया था बॉटम, दूसरी बार अक्टूबर में बॉटम बनाया था यहाँ पर, और तीसरी बार इसने अभी जो रिसेंटली 1 फरवरी या 2 फरवरी 3 बार एग्जैक्टली इसी लेवल पर बॉटम बनाया। लेकिन यहाँ मामला टेक्निकल से ज़्यादा फंडामेंटल का है। अभी SBI ने रिसेंटली जो रेट हाइक्स किए हैं उसमें आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, उनकी लेंडिंग रेट कम बढ़ी है, डिपॉजिट रेट ज़्यादा बढ़ा है। और डिपॉजिट रेट ज़्यादा बढ़ाना पड़ रहा है अब बैंकों को। क्यों? क्योंकि अब डिपॉजिट मिल नहीं रहे हैं उनको मोबिलाइज करने के लिए, इतना कंपटीशन हो गया है अब डिपॉजिट मार्केट में। तो उससे होगा क्या, नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्रंच होंगे, और इसीलिए इसके लिए ये इस बार बैंकिंग स्टॉक्स अच्छे नंबर के बाद भी नहीं भागे। क्यों? क्योंकि मार्केट को ये रिस्क है कि ये जो क्वार्टर था ये पीक अर्निंग्स थी, और खासतौर से नेट इंटरेस्ट मार्जिन के लिए ये पीक क्वार्टर था। इसके लिए ये आपने बैंकों में इस तरीके का सेलिंग प्रेशर देखा है डिस्पाइट गुड नंबर्स। एक भी बैंक नहीं चला अच्छे नंबर्स के बाद। ICICI बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, SBI हो गया, फेडरल हो गया, आप कोई भी बैंक उठा के देख लीजिए, अक्रॉस द बोर्ड एक भी बैंकिंग स्टॉक चला नहीं अच्छे से अच्छे। SBI के तो मेरे ख्याल से रिकॉर्ड नंबर्स थे इस बार, ICICI बैंक के रिकॉर्ड नंबर्स थे, उसके बाद भी स्टॉक बिल्कुल नहीं चले। क्यों? क्योंकि मार्केट को रिस्क है कि कहीं ये पीक अर्निंग्स तो नहीं है। वही डर दरअसल इन सारे स्टॉक्स को इस समय खा रहा है और ड्रैग कर रहा है पूरे निफ्टी बैंक को। अच्छा, इस बीच कुछ और स्टॉक्स की बात करेंगे, और एक हटकर स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे जिसमें पिछले 7 सेशंस में 51% की गिरावट देखने को मिली। यहाँ पर आज 10% तक का स्पाइक नजर आ रहा है। अब हो क्या रहा है, क्या कंपनी है, क्या चल रहा है? सुमित हमारे साथ है। सुमित, देखिए, पहले तो उस कंपनी का स्टॉक प्राइस आप स्क्रीन पर लेकर आइए, उससे ज़्यादा बेहतर तस्वीर समझ में आएगी कि उसको चुना क्यों गया है आखिर। आमतौर पर इसके जिक्र नहीं करते हम कभी, लेकिन इसको चुनने की वजह है हाल फिलहाल में जिस तरह से खबरों के अंदर आया है
जिस तरह से स्टॉक का मूवमेंट है, बहुत सवाल पब्लिक की तरफ से आ रहे थे, तो इसलिए सवाल पूछा गया। ये है EKI एनर्जी का स्टॉक। तो इसका चार्ट अगर आप लेकर आएंगे तो ज़्यादा बेटर सिचुएशन आपको समझ में आएगी। ये 3 दिन के अंदर पहले टूटा करीब 50% के आसपास, और वहाँ से आज 10% के आसपास का इसमें एक अप मूव आता हुआ दिखाई पड़ा है। आज आपको साइड में अपर सर्किट अगर दिख रहा है तो 5 डेज़ के चार्ट में ये ज़्यादा क्लियर होगा कि किस तरह से टूटने के बाद ये शेयर इस तरह की तेज़ी दिखा रहा है। तो इतनी बिकवाली के बाद चुनने की वजह और कुछ आंकड़ों के साथ इसकी शुरुआत। पहली चीज़ तो सिर्फ आंकड़े आपको बताए जा रहे हैं, कोई इसमें कोई पीछे तथ्य नहीं है, सिर्फ नंबर्स हैं जो कि आप देख रहे हैं। दरअसल इस कंपनी की शुरुआत जो हुई थी वो शुरुआत हुई थी एक SME प्लेटफॉर्म पर, और ये 102 रुपया पर शेयर के आसपास का इस समय पर इसका IPO आता हुआ दिखाई पड़ा था। 19 करोड़ रुपये इसने मोबिलाइज किए थे SME प्लेटफॉर्म पर, और ये करीब 4 गुना सब्सक्राइब हुआ था उस समय पर। ये सन 2020-21 की रेंज की बात है। 2021 में ये मेन प्लेटफॉर्म के अंदर आया, तब ये 40 रुपया के आसपास से मेन प्लेटफॉर्म पर आया, और वहाँ से जो 40 में देखने को मिली वो इसे 3200 रुपये तक लेकर गई। 3200 रुपये ले जाने के बाद एक डिप, और फिर दोबारा 3200 रुपये जाने के बाद इसमें एक बोनस आता हुआ दिखाई पड़ा, और वो जो बोनस था वो करीब 7,700 माफ़ कीजिएगा, एक शेयर पर 3 शेयरों का बोनस था। ये जो रिटर्न आप देख रहे हैं ये 40 रुपये से 3150 रुपये तक जाने के बीच में है, और ये ड्यूरेशन जो है ये अप्रैल 2021 से जनवरी 2022, यानी कि 1 साल से कम ड्यूरेशन के अंदर ये शेयर करीब 8000% चला था, जिसके बाद इसमें वो बोनस आता हुआ दिखाई पड़ा। तो इस तरह की बड़ी ट्रेजेक्ट्री के बाद वो एडजस्टमेंट हुआ बोनस का। अब इसके नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे जो कि रेवेन्यूज़ और पैट के आंकड़े आपको मेंशन करेंगे। रेवेन्यूज़ के लिहाज से सन 2019 में ये कंपनी 20 करोड़ रुपए के आसपास के रेवेन्यूज़ पोस्ट करती थी, फिर 66 करोड़ हुआ 2020 तक आते आते, 21 तक आते आते 191 करोड़ रुपए हुआ, 20 और 22 तक आते आते वो सीधे शूट करके 1800 करोड़ हो गया, और ट्रेलिंग 12 मंथ में अनुमान लगाया जा रहा है करीब 1840 करोड़ रुपए का एक आंकड़ा पोस्ट कर सकती है। प्रॉफिटेबिलिटी का नंबर भी कुछ इसी तरह से आपको ट्रेजेक्ट्री दिखाएगा। 1 करोड़ मुनाफा कमाने वाली कंपनी का मुनाफा 5 करोड़ हुआ, 5 करोड़ वाली का 20 करोड़ रुपए करीब हुआ, 20 करोड़ से सीधे हुआ 383 करोड़, और 383 करोड़ से 346 करोड़। तो इस तरह की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इस कंपनी ने स्टॉक प्राइस के लिहाज से, मुनाफे के लिहाज से, भाव और मार्केट कैप के लिहाज से ऑलरेडी दिखाई है। 2020 से लेकर 23 यानी 3 सालों के अंदर ये SME से मेन प्लेटफॉर्म पे आई, और इस तरह का बड़ा चंक मोबिलाइज कर चुके हैं, इतनी बड़ी मार्केट कैप कमांड कर चुके हैं। उसके बाद अब ये करेक्शन आ रहा है। तो अगर आप कोई भी निवेश कर रहे हैं, आप निवेशित हैं, तो आप इन आंकड़ों को एटलीस्ट बखूबी देख सकते हैं। बिल्कुल सुमित, शुक्रिया। काफ़ी वॉलेटिलिटी रही है स्टॉक में, और ये कोविड के बाद एक्चुअली इनकी लॉटरी लगी थी जिसमें वो कार्बन क्रेडिट को लेकर काफ़ी बिजनेस इनको मिला था। और अब प्रॉब्लम ये हो गई कि जब स्टार्ट किया था, इंदौर बेस्ड कंपनी है, तो अब छोटी कंपनी थी, अब इतनी बड़ी कंपनी है, क्या इनके पास वो मैनेजमेंट कैपेबिलिटी है अब इतनी बड़ी कंपनी संभालने के लिए? लेकिन क्लियरली यहाँ पर एक पिछले 3-4 दिन में काफ़ी बड़ी डिक्लाइन आई है। सुबह शुक्रिया। अब काम करते हैं, 247 हो गए ऑलरेडी, 4 का चौका ले लेते हैं मेरे ख्याल से, और सबसे पहले सस्ता ऑप्शन ले लेते हैं मानस से। मानस बताइए। सस्ता ऑप्शन के लिए अनुज जी हिंडाल्को का पुट ऑप्शन लेना है, 430 वाला पुट ऑप्शन लेना है, 5 रुपये 50 पैसे के आसपास ट्रेड हो रहा है। वहां पर आप 3 रुपये 30 पैसे के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं 10 रुपए के टारगेट के लिए। पैटर्न ऑलरेडी नेगेटिव है और एक बेरिश फ्लैग बन रहा है, जिसका अगर ब्रेकडाउन देखने को मिला तो आपको कम से कम 10 रुपए का डाउन साइड और देखने को मिलेगा। तो बेरिश पैटर्न है, इसलिए हिंडाल्को का 430 का पुट ऑप्शन लेंगे। अगर आप देखें हिंडाल्को का 430 का पुट ऑप्शन, ओके, इट्स 5.45 यहाँ पे ट्रेड कर रहा है करीब करीब। और अब चलते हैं अमित सेठ जी के पास, सुपरस्टार। अमित जी क्या पिक कर रहे हैं आप? जी वीरेन जी, मैं स्ट्रेंथ के साथ ही जाना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू गो विद अल्ट्राटेक। अल्ट्राटेक ने एक कंसोलिडेशन दिया 5 से 7 दिनों का, लगभग 7100 से 7300 के लेवल्स में। अर्ली मॉर्निंग 17 में लगभग 7400 तक के भी प्राइसेस दिखाए थे, लेकिन क्योंकि मार्केट अंडर प्रेशर है, थोड़ा सा एक अच्छा एंट्री पॉइंट मेरे को लगता है मुझे यहाँ मिल रहा है। 33 इसका प्राइस है अभी फ्यूचर्स में। इसे बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 7500, और स्टॉप लॉस रखेंगे 7220 रुपए का। ओके, तो ये फिलहाल देखिए एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली तेजी वाली 7500 के लिए अल्ट्राटेक सीमेंट में। चार्ट का चमत्कार कविता जी। ओके, तो हर्षदा जी, मुझे लगता है डिप्स में हम LT को लुक आफ्टर करेंगे, तो बाय ऑन डिप्स का अप्रोच रखना चाहिए। फिलहाल 2225 के लेवल्स पर है। मुझे लगता है डिक्लाइन आपको 2208 तक के लेवल्स तक मिल सकती है, तो ये डिक्लाइन आज या कल के ट्रेडिंग सेशन में एज बाइंग अपॉर्चुनिटी देखें।
2180 का देन एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए ऑन पोजीशन पर। मुझे लगता है आने वाले दिनों में लिटिल पोजिशनल होगा, 2300 तक के लेवल्स की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा LNT। तो बाय ऑन डिप्स ऑन लार्सन एंड टुब्रो। ओके, लार्सन एंड ट्यूब्रो पर बाय करना है। मिड कैप फंडा के लिए राजेश जी के पास चलते हैं। राजेश जी, आपके पे? अनुज जी, ग्लोबल हेल्थ देना चाहूँगा, जो मेदांता के नाम से हॉस्पिटल चलाती है। वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट चेन है जो नॉर्थ और ईस्ट में काम कर रही है। अभी इन्होंने एक अनाउंसमेंट करी है कि 300 बेड का हॉस्पिटल इंदौर में लॉन्च करेंगे। पटना वाला हॉस्पिटल बहुत अच्छी तरीक़े से चालू हो गया है, जो नया लॉन्च हुआ था, और अब ये डायग्नोस्टिक बिजनेस में भी जाना चाहते हैं। मेडिकल टूरिज़्म वापस से प्री कोविड लेवल तक आ चुका है। मेडिक्लेम की जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ती जा रही है, जिसके कारण से ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के डिमांड बढ़ती हुई नज़र आएगी आने वाले दिनों में। इस तिमाही के नतीजे देखेंगे तो बहुत शानदार नतीजे आए थे। 19% रेवेन्यू में जंप था, 26% बॉटम लाइन में जंप था। मुझे लगता है कि स्टॉक पे बिल्कुल नज़र रखनी चाहिए। थोड़ी सी मध्यम अवधि की बात की जाए तो मुझे लगता है कि 600 के टारगेट हो सकते हैं। बड़ी अवधि में साल डेढ़ साल में और भी बड़े टारगेट हो सकते हैं, बट आने वाले 2 क्वार्टर्स में हम 600 के टारगेट मान के चल सकते हैं। तो मेदांता या ग्लोबल हेल्थ केयर, ये फिलहाल वो स्टॉक आपके लिए जो राजेश अग्रवाल जी पिक करके लाए हैं। चलिए आपके लिए फटाफट से वो तमाम ट्रेड्स फिर से रिकैप कर लेते हैं। सस्ता ऑप्शन में आज फोकस है हिंडाल्को पर। 430 का यहाँ पर पुट लेने की सलाह दी गई है। इस समय 6.5 के आसपास ट्रेड कर रहा है। टारगेट है 10 रुपए का। मंदी में है स्टॉक, याद रखिएगा, आज बाकी बाजार के साथ। तो ये मंदी का ट्रेड आता हुआ। फिर अल्ट्राटेक पर फोकस अमित का 7500 के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। 70 to 20 आपके लिए स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। चार्ट का चमत्कार में एक और ट्रेंडिंग तेजी वाला काउंटर LNT कविता जैन ने पिक किया है। 2300 के टारगेट के लिए 2180 स्टॉप लॉस रखिएगा। और ग्लोबल हेल्थ केयर पर एक बार शॉर्ट का ट्रेड इस समय, तेजी का ट्रेड, आई बेग योर पार्डन, आता हुआ राजेश अग्रवाल की तरफ से। 600 का यहाँ पर टारगेट है। मंदी होगी तो गलती से शॉर्ट निकल गया। लेकिन मार्केट आपके सामने 17,905 के इर्द गिर्द घूमता हुआ इंडेक्स। निफ्टी फिर 627 पॉइंट नीचे निफ्टी बैंक, और मिड कैप देखेंगे तो 280 पॉइंट की गिरावट यहां पर बनती दिखाई दी है। एक तो मेटल्स का जिक्र हुआ था हिंडाल्को के साथ, लेकिन एक बार फिर M&M आपके लिए लेकर आते हैं। और इस पर अमित ने कहा था कि हाँ कुछ दबाव देखने को मिलेगा। बात करते करते स्टॉक अब 2.5% नीचे, और यहाँ पर वो फ्रेश बिकवाली की पोजीशंस आती हुई। हिंडाल्को भी एक नेगेटिव टोन पर, और इसके साथ टाटा स्टील में भी अब बिकवाली गहराती हुई दिखाई दे रही है। समित, कंसिडरिंग हिंडाल्को एक बार कवर हो चुका है, टाटा स्टील में जो पोजीशंस अब कटने लगी हैं, उस पर कोई फ्रेश व्यू, और क्या मंदी का सौदा इस समय आप लेंगे? ये अभी तक नेगेटिव टेरिटरी में नहीं आया है, लेकिन बहुत तेज बिकवाली की पोजीशंस आने लगी हैं डे हाई से। देखिए, आई थिंक यहाँ पे मंडे का सेशन काफी क्रूशियल होगा, क्योंकि स्टॉक ने ऑलरेडी एक अच्छा खासा करेक्शन कंप्लीट किया 124 से लेवल से 108 109 तक, और लास्ट 3-4 दिनों में ये स्टॉक में थोड़ी रिकवरी आई है। तो यहाँ पे एक कंजेशन जोन फिलहाल एक क्रिएट हो रहा है। 114 के आसपास काफी एक स्ट्रॉन्ग हर्डल बन चुके हैं। तो 114 से लेके 108 फिलहाल तो हम रेंज मान रहे हैं, और फिलहाल ऐसे कुछ ज्यादा बड़े मूव्स टाटा स्टील में हमें नहीं लग रहे। ये स्टॉक प्रॉब्ली ये 5-6 पॉइंट्स के रेंज में ही कंसोलिडेट होते हुए दिख सकता है। ओके, चलिए देखिए, निफ्टी जो है बहुत क्रूशल लेवल पर इस समय ट्रेड कर रहा है, और 17,885 मैंने कहा था एक 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसका प्रोटेक्ट करना ज़रूरी। और एक लेवल और बहुत ज़रूरी है, वो है 17,856, क्योंकि वीकली क्लोज के हिसाब से वो हर्षता बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अभी हम वीकली गेन पर हैं 0.27% सिर्फ, बहुत ज़्यादा गेन नहीं है। और अगर 17,856 तक फिसल गए मान लो 3 to 330 के बीच में, तो वीकली कैंडल जो है वो इवन रेड हो सकती है। अभी तक तो वीकली कैंडल ग्रीन ही है, हल्की सी ग्रीन है भले ही। हाँ, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, इस वीक मिड कैप इंडेक्स 1.5% गिरा है। एक्चुअली मिड कैप इंडेक्स में करीब 1.5% की डिक्लाइन इस समय इस वीक में। और विद इन दैट अगर आप बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी भी करीब 1.5% नीचे। हाँ, IT इंडेक्स जरूर 0.5% ऊपर रहा है आज की डिक्लाइन के बाद भी। आज इतनी बड़ी डिक्लाइन है IT इंडेक्स में, उसके बाद भी 0.5% ऊपर ही रहा है निफ्टी IT, वो पिछली 2 बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है उसकी वजह से। लेकिन अब हमारे साथ IIFL सिक्योरिटीज़ के चीफ इक्विटी स्ट्रैटेजिस्ट और फंड मैनेजर उज्ज्वल शाह जुड़ गए हैं। उज्ज्वल जी, गुड आफ्टरनून। बताइए किस तरीके से देख रहे हैं मार्केट को, क्योंकि एक लोअर लेवल पर संभला ज़रूर है, लेकिन हायर लेवल पर क्लियरली मार्केट में मोमेंटम की कमी है। अनुज जी,
शुक्रिया मुझे आज यहाँ आमंत्रित करने के लिए। और मुझे लग रहा है मार्केट एक टाइम करेक्शन जोन से जा रहा है, जहाँ पे कोई फ्रेश मूव्स या मोटिव्स नहीं है मार्केट के पास अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव की तरफ। हालांकि मिड कैप स्मॉल कैप में जो हमने गिरावट देखी है वो लार्जली उनके रिजल्ट्स को चल के है, जहाँ पे काफी सारे रिजल्ट्स नेगेटिव दिखे हैं हमें। रॉ मटेरियल प्राइसेस हो या इन्वेंट्री राइट ऑफ्स हो, ये सब के चल के बहुत सारे स्टॉक्स ने बुरे रिजल्ट्स दिए हैं और उस चल के उन स्टॉक्स में गिरावट देखी गई है। जबकि लार्ज कैप्स ब्रॉडली होल्ड कर रहा है अपनी पोजीशंस और मुझे लगता है कि अगले कुछ क्वार्टर्स शायद मार्केट का रुख ऐसा ही रहेगा, 218, 218, 300 और नीचे में 17,500 के रेंज में शायद मार्केट रह सकता है। ओके। अच्छा उज्ज्वल जी, ये बैंकों में क्या तकलीफ लग रही है आपको? हम एक डिस्कस कर रहे थे कि शायद मार्केट को रिस्क है कि अर्निंग्स अब शायद पीक अर्निंग्स ऑलरेडी पीछे जा चुकी हैं, लेकिन आपका क्या व्यू है बैंकों पर? अनुज जी, मुझे लग रहा है कि थोड़ा फियर जो लोगों के मन में है वो सही भी है, क्योंकि इंटरेस्ट इतने बढ़ चुके हैं तो कहीं ना कहीं डिमांड थोड़ा इम्पैक्ट करेगा। लार्ज टिकट साइज जो भी लोन्स ले रहे हैं उन्हें ये जो इंटरेस्ट दर जो बढ़े हैं उनसे उनकी डिमांड पे इम्पैक्ट हमें आगे चल के हुए दिखेगा। बट मुझे लग रहा है ये एक साइक्लिकल प्ले जो शुरू हुआ है बैंक्स का, फ्रॉम बैड एनपीए साइकिल से आज जो अपनी बैलेंस शीट इतनी स्ट्रॉन्ग कर चुके हैं, और हम देखें कि एक ब्रॉड बेस्ड केपेक्स स्टोरी भी जो शुरू हुई है मार्केट्स में वो कंटिन्यू रहेगी। और ये चल के मुझे लग रहा है काफी सारी बैंक्स आगे चल के भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स रिपोर्ट करेंगे। और मैं फिलहाल बुलिश व्यू रखता हूँ ऑन दिस एंटायर स्पेस। तो मेरे हिसाब से हर गिरावट पे बैंकिंग स्टॉक्स एक बाय बनता है। सिलेक्टिवली हमें काम करना चाहिए, बट काफी सारी जगह बहुत अच्छा रूम है इन्वेस्टर्स के पास पैसे बनाने का। उज्जवल, आई अंडरस्टैंड कि आप कह रहे हैं कि बैंक में हर गिरावट पर खरीदारी करनी चाहिए, लेकिन इस समय जो रुझान है और जो क्यूज मिलते दिखाई दे रहे हैं कि शायद यहाँ से और इंटरेस्ट रेट हाइक्स देखने को मिलेंगी। दबाव फिर ऑफ कोर्स कॉस्ट ऑफ फंडिंग पर आता हुआ दिखाई देगा, जैसे हम पहले भी मेंशन कर रहे थे, परहैप्स मार्जिन्स कुड क्रंच। ये थोड़ा सा साइकिल लंबे समय तक चलेगा। ऐसी स्थिति में अगर इस साइकिल को ब्रेक करना है, क्या वो क्यों आपको लग रहा है डोमेस्टिकली कहीं पर आता दिखाई देगा, या फिर ये लार्जली ग्लोबल लेड रहेगा? जब फेड की तरफ से फाइनल व्यू आ जाएगा और उनके मुंह से हम सुनेंगे कि परहैप्स दिस इज द लास्ट रेट हाइक, अब यहां से और नहीं होगा, तभी हम शायद एक पॉज देखेंगे इस साइकिल में जो हायर इंटरेस्ट रेट्स की शुरू हुई है। आपने एकदम सही फरमाया हर्षदा। हमें अपना इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल जो है फेड रेट्स के साथ वो बरकरार रखना भी जरूरी है, क्योंकि गोरों के पैसे काफी सारे अपने डेट फंड में भी आते हैं। अगर वो डिफरेंशियल ज्यादा रहेगा नहीं तो हमारा मार्केट कम कंड्यूसिव रह जाता है ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए। साथ ही साथ हमारा इन्फ्लेशन भी जो लास्ट काउंट दिखा है ऑन द रिटेल साइड, कोर इन्फ्लेशन थोड़ा स्टिकी दिख रहा है। तो इसके चल के प्रोबेबली 1 या 2 हाइक्स हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। बट मैं बैंक्स को देख रहा हूँ नेक्स्ट 2 से 3 साल के व्यू के हिसाब से, और जो पास्ट साइकिल रहा है, और हम सब गवाह हैं इस चीज के कि लास्ट 5-7 साल बैंक्स ने बहुत ही बुरी साइकिल देखी है। हम लोग शायद थोड़ा पॉज देख सकते हैं, बट ये जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है इतनी स्ट्रांग, और उसके चलते कैपिटल गुड्स और जो केपेक्स स्पेंड की वजह से जो डिमांड क्रिएट होगी लेंडिंग के साइड, वो काफी ह्यूज रहेगी। और ये बहुत टाइम बाद हम देख रहे हैं कि ऐसी लेंडिंग देखी जा रही है। ऑन द सेकेंड हैंड रिटेलर्स, जो हम रिटेल कंज्यूमर्स हैं, उनकी डिमांड पोस्ट कोविड स्ट्रांग रही है। एंड अर्बन कंज्यूमर्स आप देखें
तो उनकी डिमांड में हम लोग ज्यादा कुछ फर्क नहीं देख रहे हैं डिस्पाइट ये इंटरेस्ट रेट्स हाइक आई है। सो ये चल के मुझे लग रहा है सारे स्पेस में अगर हम देखें अक्रॉस ऑल सेक्टर्स में अगर मुझे कुछ चेरी पिक करना है तो बैंकिंग वुड बी अमॉन्ग्स द टॉप पिक्स, कंसिडरिंग दूसरे काफी सारे सेक्टर्स में वीकनेस हम शायद देख सकते हैं। और इस चलते बैंकिंग सेक्टर शायद पहले जितना अच्छा ना करे, बट ऑन अ कंपैरेटिव बेसिस वो इन कमिंग क्वार्टर्स भी अच्छे रिजल्ट्स दिखाते जाएंगे और ये चल के मुझे लग रहा है ये एक अच्छा प्ले हो सकता है। उज्जवल जी, आपका मतलब एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन नजर आ रहा है बैंकिंग पर। अच्छा, आज जब हम इस बाजार को जो टसल देख रहे हैं बाजार में, उसके बीच में भी सीमेंट काफ़ी कंफर्टेबल है। अब प्राइस हाइक्स और आई थिंक एक बात जो वित्त मंत्री के मुंह से निकल गई थी बातों बातों में एक सेमिनार में कि पॉसिबली अगर आप देखें सीमेंट पे जो जीएसटी है उसको रेशनलाइज किया जाएगा। हालांकि अभी भी अगर आप देखें वो फिटमेंट कमेटी के एजेंडा में नहीं, दैट्स टू फार, अभी वो रियलिटी नहीं है। बट आपका जब आप कह रहे हैं कि डिस्बर्समेंट इतने स्ट्रॉन्ग हैं और आप देखिए ना इस बार का कैपेक्स का फिगर कितना स्ट्रॉन्ग रहा, सीमेंट को बाजार अभी इतना एडवांटेज क्यों नहीं दे रहा है? और अगर देगा तो कब तक देगा और आपके टॉप कॉल्स क्या रहेंगे सीमेंट में इस वक्त? थैंक यू। तो सीमेंट पे भी मैं काफी बुलिश हूँ, कंसिडरिंग आपने जो भी बात कही वो एकदम सही थी। इतना केपेक्स अगर लगने वाला है और आप देखिए केपेक्स कहाँ पर भी लग रहा है, सो आप रोड्स ले लीजिए या फिर पोर्ट्स ले लीजिए, आप कुछ भी इंफ्रा क्रिएट कीजिए, सीमेंट वहां लगनी ही लगनी है। एट द सेम टाइम प्रॉब्लम क्या था, अदानी ने जो एसीसी और अंबुजा टेक ओवर किया और एक बहुत बड़ा गाइडेंस दे दिया था, टारगेट दे दिया था कि वो अपनी कैपेसिटी इतने से इतनी कर जाएंगे। उसके चलते एक मैड रश सा सीमेंट इंडस्ट्री में देखा जा रहा था मार्केट शेयर को लेके, जहां पे कंपनियां अपनी लीड बरकरार रखने के लिए कैपेसिटीज अनाउंस करने वाली थी। अब हम जो देख रहे हैं कि अदानी एक बैकफुट ले रहा है जहां पे वो डेट रिडक्शन पे ज्यादा फोकस कर रहा है, ये चल के शायद ये जो उनकी जो भी अनाउंसमेंट्स थी सीमेंट में वो बैक एंडेड रहेंगी और ज्यादा फोकस डेट रिडक्शन पे रहेगा। ये चल के अगर हम अगले 1 साल और 1.5 साल का व्यू रखें, सीमेंट इंडस्ट्री बहुत अच्छा करेगी क्योंकि डिमांड इतनी स्ट्रांग रहने वाली है। आप गवर्नमेंट से ले लीजिए, आप रियल एस्टेट डिमांड देख लीजिए, इंफ्रा डिमांड ले लीजिए, अक्रॉस हम देखने वाला है कि सीमेंट की डिमांड बहुत अच्छी रहेगी। जो भी उनके कॉस्ट प्रेशर्स थे वो ऑलरेडी कम हो चुका है। तो पेटकोक जो $250 पे पीक आउट हुआ था वो आज $190 पे आके रुका हुआ है। वहां पे उन्हें बेनिफिट ऑलरेडी देखना शुरू हो जाएगा, उनकी पास्ट हाई कॉस्ट इन्वेंट्री भी खाली हो चुकी है। और एट द सेम टाइम लॉजिस्टिक कॉस्ट पे भी वो लोग जो काम कर रहे हैं उनका इफेक्ट हमें कमिंग क्वार्टर्स में दिखना शुरू हो जाएगा। सो द वर्स्ट जो सीमेंट का था वो प्रोबेबली 2Q में चला गया है और कमिंग क्वार्टर्स में हम एक बेहतर प्रॉफिटेबिलिटी की उम्मीद रख सकते हैं फ्रॉम द सेक्टर। और कंसिडरिंग ये थ्रेट ऑफ फ्रेश कैपेसिटी उतनी नहीं है, प्राइसिंग भी हम देखेंगे कि मोस्टली 2Q से प्राइसिंग भी अपवर्ड मूवमेंट दिखा सकता है इन सीमेंट इंडस्ट्री। तो ये इंडस्ट्री एक है जो हमें एज अ कॉसाई प्ले भी हम देख सकते हैं इंफ्रा के अगेंस्ट। मैं आपसे वेरी क्विकली उज्जवल आखिरी सवाल में टेक्नोलॉजी पर आपका व्यू चाहती हूँ, क्योंकि एक बार फिर हमने देखा है ये यूएस के चलते ही नैस्डैक में दबाव आने लगा है, आईटी स्टॉक्स में भी करेक्शन आया है। हालांकि 2-3 दिन पहले ही उम्मीद थी कि शायद ये फिर अपनी रिकवरी साइकिल दिखाएंगे। आप इस समय किस तरह की पोजीशनिंग रख रहे हैं? आईटी काउंटर्स में कितना एक्सपोजर है? सो हर्षदा, आईटी इंडस्ट्री आप ओवरऑल देखिए और जो भी कमेंट्री उनकी आके गई है 3Q में, हमने अभी तक उन्हें उतना पेन देखा नहीं है उन्होंने अभी तक मार्केट में, जितना लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यूएस की जो भी कंडीशन है वो चल के शायद ऑर्डर विन्स में इशू आएगा। हाँ, कुछ मिड साइज कंपनीज हैं जहां पे स्लो डाउन दिख रहा है और ऑलरेडी द स्टॉक प्राइस ने वहां पे रिएक्शन दे चुके हैं। बट आप ब्रॉडली लार्ज कंपनीज देखे और उनकी कमेंट्री देखे, या कुछ सिलेक्ट मिड कैप आईटी कंपनीज जैसे कि परसिस्टेंट सिस्टम्स है,
उनकी आप कमेंट्री सुने तो अभी भी बहुत ही रोबस्ट कमेंट्री है। ये दर्शाता है कि शायद हम काफी एग्रेसिवली सोच रहे हैं आईटी इंडस्ट्री को लेके, जबकि ऑन ग्राउंड सिनेरियो कुछ और ही है। तो पोस्ट करेक्शन जो लार्ज कैप स्टॉक्स में आया था और एट सम वीकनेस अहेड, मैं आईटी पे थोड़ा वेट बढ़ाऊंगा इन माय पोर्टफोलियो एंड आई वुड सजेस्ट के आईटी इंडस्ट्री एक ऐसी एरिया है जो एक्चुअली कॉस्ट कटिंग के लिए लोग ज्यादा इस्तेमाल भी करते हैं टू इम्प्रूव एफिशिएंसीज, कॉस्ट कटिंग हो वगैरह वगैरह। सो अगर कल उठ के यूएस और वीक होता है तो एक दो क्वार्टर के लिए शायद हम वीकनेस देख सकते हैं ये इंडस्ट्री में, बट उसके बाद एक बहुत स्ट्रॉन्ग कमबैक करता है आईटी इंडस्ट्री। पास्ट में भी किया है एंड आई एम वेरी श्योर ये बार भी जो उसके डिमांड ट्रिगर्स है, क्लाउड कंप्यूटिंग ले लीजिए, एआई ले लीजिए, डिजिटाइजेशन ले लीजिए, ये सब के चल के बहुत स्ट्रॉन्ग कमबैक करेगा आईटी इंडस्ट्री। सो एनीवन जिनका व्यू 2-3 साल का हो, वो ये साल में हर फॉल पे धीरे धीरे आईटी में एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, बट सिलेक्टिवली। बहुत बहुत शुक्रिया उज्जवल हमारे लिए समय निकालने के लिए और अपनी राय देने के लिए मार्केट्स पर और ऑफ कोर्स आपके अप्रोच पर। तो ये फिलहाल बैंक्स पर बुलिश, आईटी में सिलेक्टिव अप्रोच और ऑफ कोर्स जो सीमेंट कंपनियां हैं वहां पर एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है ही। हाउएवर इस सबके बीच अपॉर्चुनिटीज भरपूर बाजार में, स्टॉक स्पेसिफिकली इंडेक्स पर कोई कॉन्फिडेंट ट्रेड नहीं आ रहा है, अभी भी दबाव के ही घेरे में 1.5% की तरफ फिसलता हुआ निफ्टी बैंक और 0.5% नीचे निफ्टी। फटाफट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स डीलिंग रूम चेक और बीटीएसटी। में आज हम बातचीत करने वाले हैं देश की सबसे बड़ी गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनी मुथूट फाइनेंस के बारे में। दरअसल मुथूट फाइनेंस जो कि 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट अगर रखती है तो उसके ऊपर करीब 150 करोड़ रुपए का जो गोल्ड है वो उस कंपनी के पास ऑलरेडी अवेलेबल रहता है। करीब 5330 ऐसे स्ट्रॉन्ग रूम्स हैं जिनके अंदर मुथूट फाइनेंस अपने गोल्ड को प्रिजर्व करता है और कंपनी के पास करीब 178 टन गोल्ड रखा हुआ है जो कि लोगों ने उन्हें बतौर कोलैटरल दिया हुआ है। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट में ये भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इस देश का जो कि 770 टन के आसपास का टोटल गोल्ड रिजर्व है इंडिया का, उसका 20% हिस्सा अकेला मुथूट के पास ही आप मानकर चल सकते हैं। और कई ऐसे बड़े देशों के सामने जैसे कि सिंगापुर, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, मैक्सिको, इनके टोटल गोल्ड रिजर्व से ज्यादा गोल्ड अकेला मुथूट के पास है, जहां पे इन सबका गोल्ड रिजर्व मिला के आप मान लीजिए 120 से लेके 160 टन के बीच में है, लेकिन मुथूट का अकेला जो गोल्ड रिजर्व ब्रेक के बाद कमाई करने में आप सभी का फिर से स्वागत है। कुछ डैमेज कंट्रोल हो रहा है, थोड़ा बहुत अगर आप देखिए डैमेज कंट्रोल है। निफ्टी अगेन इट्स 17932 और मैं इन टर्म्स ऑफ अगर आप एवरेजेस को देखूं तो आज का लो निफ्टी का रहा एग्जैक्टली 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और हम एक बार फिर से थोड़ा सा खिसकते हुए 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की तरफ, बट वीकली आधार पे कैंडल अभी भी ग्रीन है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, ऐसा ही हो, एंड वी आर अबाउट 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। खैर इसकी पैमाइश बाद में करेंगे, लेकिन चलते हैं यतिन के पास अब और जानने की कोशिश करते हैं डीलर्स क्या चीज़ कर रहे हैं। यतिन बताइए एग्जैक्टली डीलर्स के जहन में क्या है, एक बार फिर से अगर आप देखें एक ब्रेकडाउन आज और हम उसी ओल्ड ट्रेजेक्टरी जोन में आ गए, क्या चीज़ कर रहे हैं? बिल्कुल वीरू, बाजार थोड़ा बहुत वॉलेटाइल हो चुका है और अगर हम आज की बात करें तो आईटी स्टॉक्स में आपको बिकवाली दिख रही है। इनफैक्ट डीलर्स की अगर आप माने तो एसटीबीटी की सलाह वो इन्फोसिस पे दे रहे हैं। उनको लगता है स्टॉक में यहाँ से भी 20 से 30 रुपये डाउनसाइड आता हुआ दिखाई पड़ सकता है, क्योंकि एफआईज भी सेलिंग है और एफएनओ ट्रेंड्स के हिसाब से भी यहाँ आपको थोड़ी बहुत मंदी की निशानी दिख रही है। ओपन इंटरेस्ट में भी लगभग 4.5 लाख शेयर्स के ऊपर का बिल्डअप आपको देखने को मिल रहा है शॉर्ट साइड पे। तो कहीं ना कहीं जहाँ तक कि इन्फोसिस का सवाल है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि डीलर्स थोड़ी बहुत बिकवाली करके चल रहे हैं। इसके अलावा अगर रैमको सीमेंट की बात करें, सीमेंट पे एक्सटेंसिवली आज हमने सीएनबीसी आवाज़ पे चर्चा की है। किस हिसाब से प्राइस हाइक्स की वजह से स्टॉक्स में मोमेंटम आ रहा है। और रैमको सीमेंट्स की बात करें तो ये एक स्टॉक है जहाँ एचएनआईज काफ़ी अच्छी एक्टिविटी कर रहे हैं, तेज़ी के सौदे कर रहे हैं, और जिस हिसाब से आज पोजिशनल सौदे कट रहे हैं, डीलर्स की एक्सपेक्टेशन है स्टॉक में आपको 35 से 40 रुपये यानी ब्रॉडली
लगभग 5% तक के ट्रेडिंग अपसाइड अगले हफ्ते मिलने चाहिए। तो सीमेंट स्टॉक्स पे यहाँ भी डीलर्स थोड़े बहुत बुलिश साउंड कर रहे हैं। शुक्रिया यतन। इन्फोसिस शॉर्ट और आई थिंक सीमेंट लॉन्ग, और उसमें भी रैमको सीमेंट्स यूनानिमसली अगर आप देखें तो आज जिसे कहते हैं ना एक रूप से जहां पे स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, दैट्स सीमेंट और सीमेंट। रैमको सीमेंट्स में 10.9% OI बिल्डअप हुआ है, और याद रखिएगा इसका क्लोज अगर यहाँ भी आता है, ऑल्दो ये एक बहुत अच्छा क्लोज शायद हो सकता था अगर ये अपनी हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे होता 745 पे, क्योंकि लोअर जो हाई शेडो है वो काफ़ी वाइल्ड हो गई है। तो ये क्लोज एग्जैक्टली 2 डिमा के आसपास आ रहा है। बट स्टिल विद दिस वॉल्यूम्स ये मेरे ख्याल से पिछले 5 सेशन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल्यूम डे है। एक काम करते हैं, रुख करते हैं BTC ट्रेड्स का। डाउ जोन्स फ्यूचर्स लेके आइए एक बार, एग्जैक्टली अगर आप देखें उसकी ट्रैजेक्टरी क्या है, और फिर उसी थीम के अगर आप देखें कुछ ट्रेड्स को पकड़ने की कोशिश करेंगे। डाउ जोन्स फ्यूचर्स लास्ट जब हर्षदा ने अपडेट दिया था तो काफ़ी सब्सटेंशली डाउन थे। इस वक्त डाउ जोन्स फ्यूचर्स लगभग 138 अंक नीचे, और क्लोज खराब किस किस का है डेली बेसिस पर अगर आप देखें तो निफ्टी IT का क्लोज इतना खराब नहीं है। निफ्टी बैंक भी अगर आप देखें तो शायद अब अपनी 41,000 की ट्रैजेक्टरी को पार करता हुआ बट सरेंडर कर दिया है 100-day एक्सपोनेंशियल एवरेज। माना आपने सारे एलिमेंट्स को देखा, डाउ फ्यूचर्स को देखा, निफ्टी की क्लोजिंग को देखा, निफ्टी बैंक की, मतलब मोस्ट लाइकली इस रेंज में क्या कैरी करेंगे आप? देखिए एक शॉर्ट ट्रेड कैरी करेंगे। मैंने हिंडाल्को पे पहले बात की, और आई थिंक हिंदुस्तान कॉपर में भी ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर भी स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है हाई लेवल पे, और आज के पैटर्न तो डेफिनेटली नेगेटिव है। सपोर्ट था 107 रुपए के आसपास, स्टॉक ने उसको ब्रीच किया है, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो हिंदुस्तान कॉपर के फ्यूचर में एक शॉर्ट कॉल लेना चाहिए। 106 रुपए 20 पैसे के भाव चल रहे हैं, 108 रुपए 10 पैसे के स्टॉप लॉस से इस फ्यूचर में बिकवाली करनी है 102 रुपए के टारगेट के लिए। हिंदुस्तान कॉपर में दरअसल एक बिकवाली का ट्रेड आता हुआ। गावा साहब आपका ट्रेड क्या रहेगा? I think I'll go with Asian Paints. मुझे लॉन्ग एशियन पेंट्स 2820 का स्टॉप लगाना चाहिए। ट्रेड करा है 2833, टारगेट ऑन द अपसाइड 2860 एशियन पेंट्स। 2860 के लिए एक मौका। समित आपका ट्रेड तेजी या मंदी? देखिए तेजी के साथ जाना चाहेंगे। अल्ट्राटेक में हमने अच्छा खासा ब्रेकआउट देखा है, तो कहीं ना कहीं उसका एक कम रब-ऑफ इफेक्ट ग्रासिम में भी दिख सकता है। हालांकि हायर लेवल से थोड़ा ही हल्का हुआ है, बट ग्रासिम हमें अभी भी लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है ओवरऑल। तो यहाँ पे करंट लेवल पे बाय कह सकता है 1620 के स्टॉप लॉस से, और जो उसका टारगेट 1-2 दिनों के लिए रहेगा वो लगभग 1680 का रहेगा। 1680 के लिए एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली यहाँ पर बनती हुई। कविता आप क्या पिक करेंगी? आप म्यूट पर हो कविता। Am I audible? हाँ, अब सुनाई दे रही आवाज। Yeah, I'm sorry. So शो की शुरुआत में सीमेंट्स पर ही रुझान था, तो उसी काउंटर को हम एसेंस एसएल हिट नहीं हुआ है, उसी को आप एस BTST लेकर जाएं। तो डालमिया भारत विल बी द BTST 1932 के स्टॉप लॉस के साथ। सिमिलर टारगेट्स 1995 2008 के टारगेट्स के लिए डालमिया भारत। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए डालमिया भारत का ट्रेड रिटरेट कर रही हैं कविता। अमित आपका ट्रेड? हर्षदा मैम फर्स्ट प्रेफरेंस एशियन पेंट्स था, लेकिन गावा सर ने दे दिया, तो उसके अलावा जो अच्छा लग रहा है दैट इज बर्जर पेंट्स। इसका भी स्ट्रक्चर एशियन पेंट्स के साथ सिमिलर है। स्टॉक ने एक बेस बनाया, उसके बाद हाई लो फॉर्मेशन से ऊपर जा रहा है। 568 या 69 का प्राइस है इसका फ्यूचर्स में। इसे बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 578 एंड स्टॉप लॉस विल बी 563। ओके, तो बर्जर पेंट्स में एक अच्छा मौका इस समय दिखाई दे रहा है। ये फिलहाल तेजी का ट्रेड, और मेरे को अच्छा लग रहा है कि इस मंदी के बाजार में हमारे जो भी ट्रेड्स आए हैं वो दरअसल तेजी की तरफ ही ज़्यादातर हमारे जानकारों ने आइडेंटिफाई किया, अदर देन हिंदुस्तान कॉपर जो मानस ने कहा एक शॉर्ट साइड का ट्रेड होगा। मूड फिर से मायूस मार्केट का साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन वीकेंड में दो चीज़ें रेडार पर आती हैं। स्टॉक्स रादर पीवीआर में तो ज़्यादा कुछ एक्शन है नहीं, डिस्पाइट द फैक्ट कि एक नई फिल्म रिलीज हो रही है। पिछले हफ्ते तक पठान का ही फीवर चल रहा था, वो अब उससे उभर कर दूसरी फिल्में आने लगेंगी। और दूसरा जो हम नॉर्मली ट्रैक करते हैं, हम नहीं मतलब वीरू ज़्यादा ट्रैक करते हैं, USL, UBL और रैडिको खैतान। वीरू चार्ट्स में क्या दिख रहा है? नहीं राजदा मेरा नाम को लगा रहे हैं, लेकिन हाँ रेडिको खैतान चल रहा था। आई थिंक अभी क्या हुआ लास्ट वीक तिलक नगर इंडस्ट्रीज ने अपना ऑल टाइम हाई छुआ, मेरे ख्याल से आई एम नॉट श्योर, बट यस इस दौर का हाई था वो।
रेडिको में फिर बाइंग विजिबल है क्योंकि राजेश अग्रवाल जिस मंच पे हैं। अच्छा हर्षदा, आपको एक बात मालूम है, अब भारत में पेइंग कैप स्टे और आई थिंक जो हैबिट है ना वो काफ़ी, अगर आप देखें, बढ़ गई है। प्रीमियम के पैसे, जो स्कॉच विस्की का सबसे बड़ा इम्पोर्टर जो है वो अब भारत बन गया है, ओवरटेक कर लिया है हमने फ्रांस को। तो आप देख सकते हैं, और प्रीमियम के लिए पैसा पे कर रहा है। राजेश जी, आपके लिए बेस तैयार कर रहा हूँ मैं। आपका टेक रेडिको खैतान पे, तिलक नगर पे यूबीएल यूएसएल डिलीवर नहीं कर पाए। राजेश अग्रवाल जी, आपका टेक। देखिए, रेडिको के खैतान पे हमारी बाय कॉल रहेगी। अगर आईएमएफएल बिजनेस देखेंगे तो वॉल्यूम बहुत अच्छी तरीके से बढ़ी हुई है। रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ जाने के कारण से पिछले 2-3 क्वार्टर में दिक्कत थी, वहाँ भी हमें लगता है कि आने वाले दिनों में वो दिक्कतें दूर होती हुई नज़र आएगी। जो नए लॉन्चेस लिए गए हैं और एग्रेसिव मार्केटिंग उन्होंने ली है, वो मुझे लगता है कि एक डबल इंजन की तरह काम करेगा कंपनी को और बढ़ावा देने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि रामपुर प्लांट में इनका जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन हुआ है वो मार्जिन्स में सुधार लाएगा, और प्रोडक्ट मिक्स इन्होंने चेंज किया है जिसमें आने वाले दिनों में मार्जिन्स और बेहतर होते हुए नजर आएंगे। ये स्टॉक कम से कम 1250 तक आने वाले दिनों में जा सकता है, तो गिरावट में इसमें खरीदारी की ही सलाह रहेगी। रेडिको खैतान का है। अच्छा राजेश जी, एक दो जो हाल में सीरीज निपटाई है वो कौन कौन सी है? एक अमेजॉन पे फर्जी और सोनी की एक सीरीज, मैं नाम उसको भूल रहा हूँ, हाल फिलहाल में कौन सी निपटाई है? जहानाबाद का मन, हाँ जहानाबाद। आज सुबह नीरज जी से मैं बात ही कर रहा था इसके बारे में। कैसी लगी जहानाबाद? और फर्जी पे आपका व्यू? दोनों बहुत अच्छी बनी पड़ी है, मैं कहूँगा। खास करके फर्जी की बात की जाए तो विजय सेतुपति की जो एक्टिंग है वो बहुत बढ़िया हुई है, वो बिल्कुल देखनी चाहिए। जहानाबाद थोड़ी सी बिहार माफिया टाइप्स है, वो देखी जा सकती है। और कल ही मैंने एक थोड़ी पुरानी सीरीज़ है, 2-3 महीने पुरानी, ब्रीद इन द शैडोज, अभिषेक बच्चन की, वो कल ख़त्म करी, वो भी अच्छी लगी मुझे। तो ये देख सकते हैं 2-3 सीरीज़ इन दिनों। ये देखा जाएगा। मुझे लास्ट वीक का हर्षदा एक्चुअली पठान का शौक लगा हुआ है ना, इसलिए तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ ओटीटी पे अच्छा कंटेंट जुटा लूँ, इसीलिए राजेश जी प्रश्न था। हर्षदा, आपने देखी पठान? नहीं। अच्छा, देख लीजिएगा एक बार, देख लीजिएगा फिर। अच्छा, राजेश जी को बताइए, मैं पठान देखने गया था ये सोच के कि थोड़ा बहुत दिल से जो थी, बहुत पुरानी मूवी शाहरुख खान की, वैसा कुछ दिखाई दिया, वो तो ट्रांसफॉर्म हुए हैं। आज तक भारत में जो अंडर कवर एजेंट्स होते हैं, सीक्रेट एजेंट्स होते हैं, उस पर कोई बनी हुई अच्छी पिक्चर आपको मिली है आज तक? कभी भी, मैं हमेशा सिनेमा हॉल में जब गया हूँ मुझे निराशा हाथ लगी है। आज तक कोई अच्छी पिक्चर बनी है अंडर कवर एजेंट्स पर? देखिए, दौर बदलता जा रहा है, अंडर कवर एजेंट्स के रूप बदलते जा रहे हैं। अब फिर वो टाइगर हो कि पठान हो, कबीर हो, ये जो नए दौर के एजेंट्स हैं वो अलग तरीके के हो रहे हैं। लेकिन अगर आप खास ऐसी बात करी है आपने, तो मुझे एक बहुत पुरानी पिक्चर याद आ रही है जो अंडर कवर एजेंट्स की थी। पता नहीं आपको पसंद आएगी कि नहीं आएगी, धर्म साहब की आंखें। आप उसे खोज के देखो कहीं से, मुझे लगता है वो आपको बिल्कुल पसंद आएगी। वैसे इस मामले में तो व्योमकेश बख्शी अभी भी अगर आप देखें यूट्यूब पे देख लो ना, तो मैं ज़्यादा अच्छा लगेगा। खैर कोई बात नहीं, इस अलग दौर है, निकलते हैं, वो अलग चीज़ है। हाँ, वो अलग चीज़ थी, बिल्कुल, वाकई अच्छी थी। अंडर कवर एजेंट्स पर बनी हुई मूवीज़ निराश करी हैं, अब तक करी हैं। हमारे अंडर कवर एजेंट्स अगर आप देखें दूसरे शहर में जाके मिसाइल और बंदूक लेके, आई थिंक वो गलत होता है, अच्छा नहीं लगता वो। खैर, अब चलते हैं फिर उस सेटअप की तरफ, और डेरिवेटिव्स के स्टैट्स क्या कर रहे हैं। लेट्स ब्रिंग मार्केट ब्रेथ नाउ। देखिए, अगर आप इंडस्ट्रीज की तुलना में देखें तो बैंक निफ्टी के प्राइस डैमेज को देखें तो यस, आज सबसे ज़्यादा शॉर्टिंग हुई है बैंकिंग में और आईटी में। ये जो 85 शॉर्ट्स हैं, इसमें बैंक, जरा डायरेक्टर साहब पहले एक काम करिए, शॉर्ट का आंकड़ा पहले लेके आइएगा। ये लॉन्ग अनवाइंडिंग छोड़िए, लॉन्ग बिल्डअप छोड़िए, पहले आप शॉर्टिंग का आंकड़ा लेके आइए। कहाँ पे अगर आप देखें शॉर्ट्स कैपिटलाइज हुए आज इस क्रम में, बायोकॉन, इप्का लैब, पीवीआर, नेस्ले, बंधन बैंक, सब में काफ़ी आप देखें शॉर्टिंग हुई।
लॉन्ग अनवाइंडिंग अदानी एंटरप्राइजेस में, महानगर गैस में, इंडिया हाउसिंग फाइनेंस में, वोडाफोन आइडिया में, मैक्स फाइनेंशियल्स में आज शॉर्टिंग हुई है, लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है। अच्छा, इसमें सिर्फ बंधन एक बैंक जो था वो परसिस्ट कर रहा है टॉप 5 में। अब आइए लॉन्ग्स के आंकड़े और शॉर्ट कवरिंग के आंकड़े, जो कि काफ़ी थिन थे। आई थिंक हार्डली इट्स 34 लॉन्ग एंड शॉर्ट कवरिंग। इस क्रम में सबसे ऊपर जो आता है वो है श्री सीमेंट। L&T, मेरे ख्याल से L&T का आज का ये क्लोज, नो नॉट एग्जैक्टली ऑल टाइम हाई नहीं है, बट स्टिल एक अच्छा क्लोज है। याद रखिएगा L&T के आज के इस क्लोज में वॉल्यूम्स बहुत एग्रेसिव हैं। 2 फरवरी यानी टेक्निकली स्पीकिंग ये इस मंथ का, या तो मतलब 1 फरवरी को तो बजट वॉल्यूम्स बहुत स्ट्रांग थे कैपेक्स की उस आई थिंक अनाउंसमेंट के बाद। आज के वॉल्यूम बजट डे के बाद के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल्यूम डे है। और अल्ट्राटेक सीमेंट का क्लोज भी बेहद शानदार है। आई थिंक अल्ट्राटेक सीमेंट अगर इस लेवल पे क्लोज भी होता है तो ये शायद मेरे ख्याल से 20 जनवरी के बाद का सबसे स्ट्रॉन्ग क्लोज होगा। और जहां तक बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज का सवाल है, इट्स अ डेड कैट बाउंस। एक ओवरसोल्ड स्ट्रक्चर थोड़ा सा अगर आप देखिए पुल बैक दे रहा था। बाकी जेके सीमेंट्स, बीपीसीएल, अंबुजा सीमेंट्स, कोल और बजर में आज शॉर्ट कवरिंग विजिबल थी। हर्षदा, यहाँ पर कुछ शॉर्ट कवरिंग जरूर देखने को मिली है, लेकिन ज्यादा मंदी के ही सौदे। अच्छा, एक बार निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, क्योंकि आज इंट्राडे में हम करीब 700 पॉइंट टूटे थे, वहां से थोड़ी सी रिकवरी, ज्यादा नहीं थोड़ी सी रिकवरी। अभी भी आपको दबाव में ही बाजार दिखाई देगा। 474 अंकों की गिरावट इस समय 480 अंक हो गया। चलिए देखिए, अभी भी 1.1% नीचे है। और निफ्टी धीरे धीरे करके 18,000 की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा था, लेकिन 7950 के आसपास जाकर रुक रहा है, टिक रहा है। इस बीच अदानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। अब वहां से क्या कुछ अपडेट्स निकल कर आते हैं। सरकार ने अपना प्रस्ताव जो है वो बंद लिफाफे में कोर्ट को सौंपा है। अब जब जैसी जैसी सुनवाई प्रोग्रेस होगी उस पर और अपडेट्स आपके लिए लेकर आएंगे। सरकार ने बेसिकली सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि किसी भी जज के सामने हम जांच के लिए तैयार है। तो ये फिलहाल एक अपडेट आता हुआ। आज फिर यहाँ पर मुनाफा वसूली ही पूरे दिन हावी रही है। इस पर आगे कुछ अपडेट्स आएंगे तो आपके सामने पेश जरूर होंगे। चलिए, आज फिर अब फ्राइडे है तो खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट भी आपकी स्क्रीन पर फटाफट से लेकर आएंगे, जहां पर इस हफ्ते 3 जानकार, लेकिन एक मुश्किल हफ्ता रहा है, क्योंकि मिड वीक एक बहुत बड़ा स्पाइक देखने को मिला। तब तक मंदी वाले ट्रेड्स काम कर रहे थे, उसके बाद तेजी में आए हमारे जानकार तो फिर मार्केट फिर फिसल गया। तो रिटर्न्स कुछ नेगेटिव, लेकिन इस सब वॉलेटिलिटी के बीच राजन शाह 4.5% तक के रिटर्न्स कमाने में कामयाब रहे हैं। राजन, हफ्ता तो डिफिकल्ट रहा। पहले हाफ में मंदी का पर ध्यान था तो तेजी हो गई, फिर तेजी का ध्यान किया तो मंदी हो गई। आपके कुछ ट्रेड्स अब स्क्रीन पर आ जाएंगे जहां पर बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिला है डिस्पाइट दिस लिटिल केओस कंफ्यूजन। लेकिन मुझे मार्केट पर अब आपका स्टांस बताइए, क्योंकि आपके सभी जो टॉप विनिंग ट्रेड्स थे वो तेजी वाले थे, चाहे वो ट्रेंट हो, L&T हो, हैल हो या फिर लिंडे इंडिया। 1 से 1.5% के रिटर्न ही सही, लेकिन पॉजिटिव साइड पर यहाँ पर कुछ कमाई हुई है। थैंक यू सो मच हर्षिता। ये काफी मुश्किल सप्ताह था ट्रेडिंग के लिए। आप देखोगे तो ये वीक के अंदर निफ्टी ने एक 0.5% से कम एक पॉजिटिव मोमेंटम दी है, जबकि बैंक निफ्टी ने एक नेगेटिव मोमेंटम 1% से ज्यादा की दी है। तो यहाँ पे एक सडन ट्रेंड चेंज हो रहे थे। तो जैसे ही ट्रेड लेते थे तो बाद में जैसे ही छोटा प्रॉफिट आ रहा था और ट्रेंड रिवर्सल होने की शुरुआत करते थे तो तुरंत ही प्रॉफिट बांधने की रिक्वायरमेंट रहती थी। तो थोड़े थोड़े अंतराल पे मैंने प्रॉफिट बुकिंग की एक चेष्टा रखी, और यहाँ पे मैंने एक थीम को ध्यान में रख के काम किया था। जो डिफेंस का एक्सपो हो रहा था, तो डिफेंस रिलेटेड जैसे कि HAL और L&T वो सबको मैंने सिलेक्ट किया था। थोड़ा सा मैंने HAL के अंदर थोड़ा अर्ली एग्जिट कर लिया ड्यू टू इट्स अ कंपटीशन। तो टारगेट तो मैंने 100 के टाइम पे बढ़ा दिए थे, बट जब रियल मार्केट होता है तो थोड़ा एक प्रेशर भी रहता है कि इसको परफॉर्मिंग रखने का होता है। तो यहाँ पे एक ओवरऑल मार्केट जो था थोड़ा साइडवेज था, तो थोड़े थोड़े अंतराल पे प्रॉफिट बुक करना ही मुझे सही लगा था। कोई ऐसा ट्रेड जो आपको लग रहा है अगले हफ्ते कंसिस्टेंट रिटर्न्स दे सकता है? मिसाल के तौर पर L&T जो आज आपके भी पोर्टफोलियो का हिस्सा है और रैली कर रहा है। मेरे हिसाब से हर्षिता L&T के साथ ही जाना बेहतरीन रहेगा। आप देखोगे कि कैपिटल गुड्स के जितने भी शेयर्स थे, ABB है, क्यूमिंस है, वो काफी अच्छे चल रहे हैं, और L&T के अंदर डिफेंस और दोनों की स्टोरी मिल जाती है। तो L&T के साथ लॉन्ग जाना काफी अच्छा रहेगा।
2225 के आसपास ये काउंटर ट्रेड हो रहा है। करंट रेट से ही लॉन्ग जाना चाहिए। 2150 के आसपास का स्टॉप लॉस पोजिशनली बनता है। टारगेट के अंदर 2300 से लेके आगे जाके 2450 तक भी ये काउंटर आगे बढ़ेगा। तो ये फिलहाल L&T पर भरोसा अभी भी आज 2.25% तक के रिटर्न्स एंजॉय करता हुआ वो काउंटर। शुक्रिया राजन एंड ऑल द बेस्ट। आगे जब हम ऑफ कोर्स विनर्स के बीच मुकाबला कराएंगे उसमें आप भी भाग जरूर लेंगे। इंटरेस्टिंग सेशन इनके लिए रहा है, इनफैक्ट सभी जानकारों के लिए जरूर रहा है। चलिए मार्केट पर वापस लौटते हैं। अल्ट्राटेक आज का विनिंग आइडिया, इसको फॉलो कर रहा है फिर BPCL, एशियन पेंट्स, इन सब की बात हो गई। अल्ट्राटेक के साथ साथ ग्रासिम पर भी आपकी नजरें होनी चाहिए क्योंकि वहां पर भी बहुत अच्छे गेंस देखने को मिले हैं। अच्छा, जाते जाते क्या कुछ बदलाव हो रहा है? एक तो एशियन पेंट्स में पोजीशंस और मजबूत होने लगी हैं, वो आप ध्यान रखें। साथ ही साथ JSW स्टील पॉजिटिव साइड पर है लेकिन दूसरे काउंटर्स फीके पड़ रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज आपके लिए लेकर आएंगे रेडार पर। रिलायंस के लिए वैसे ये हफ्ता अच्छा रहा और अगर कल और आज तो संभल गया, कल फ्लैटिश बंद हुआ था रिलायंस। इसका अगर और जोर होता आज हम शायद एक ज्यादा बेहतर पोजीशन में होते। मानस, जाते जाते रिलायंस इंडस्ट्रीज इस पूरे हफ्ते की जब आप एनालिसिस करते हैं, अगले हफ्ते के लिए क्या कुछ इनपुट्स हैं शेयर करने वाले तेजी की तरफ या नहीं? बिल्कुल है। देखिए वीकली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो क्लियर कट रिवर्सल देखने को मिला है। 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक क्लोज हुआ है। वीकली चार्ट बुलिश दिखता है और मेरा समझना है कि जो क्रैक हमने 2750 से देखा था उसको एटलीस्ट 50% स्टॉक करेक्ट कर सकता है। तो उस केस में 2525 से लेकर 2550 तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं और वहीं पर मेरे ख्याल से 200 डे मूविंग एवरेज भी है। तो नेक्स्ट वीक के लिए भी आई थिंक ट्रेंड बुलिश रहना चाहिए और 2400 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा के आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। जैम याद रखिएगा, हम रिलायंस के बारे में बात करें। स्टैंडर्ड स्क्रीन में आपकी स्क्रीन पे है। इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं, लेकिन मैं क्योंकि इंडेक्स की रूपरेखा पे रोज बात करता हूँ, एक चीज़ जो मेरे को प्रभावित कर रही है रिलायंस पे कि रिलायंस हमेशा इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल्स के साथ, आई मीन ऑन वीकली चार्ट, अगर आप इसको अगस्त 2020 से लेकर रीड करें तो ये हमेशा 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से पुल बैक देता था। लास्ट जो पुल बैक था ऑन आई थिंक अक्टूबर 3rd वीक, वो एग्जैक्टली 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से था और इस हफ्ते का पुल बैक भी एग्जैक्टली 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से था। एक इंपॉर्टेंट है जहां निफ्टी आईटी, मैं ये नहीं कहूँगा कोलैप्स हुआ आज, निफ्टी आईटी का क्लोज फिर भी ठीक ठाक है। जिस प्रकार का न्यूज़ फ्लो था, जिस प्रकार का नेस्डेक का स्ट्रक्चर था, याद रखिएगा एट 31039 निफ्टी आईटी अभी भी अपने साथ शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कैरी कर रहा है। ये एडवांटेज है हमारे पास। रिलायंस का एडवांटेज है और रिलायंस की क्लोजिंग अच्छी है। निफ्टी बैंक हमारे लिए थोड़ा सा गलत है क्योंकि ये क्लोज आ रहा है 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे और मुझे मालूम है जब मैं भाव कॉपी खोलूंगा संडे को तो शायद आपको 41,000 की रेंज में कोई पुट राइटर्स नहीं मिलेंगे जिनके स्टॉप लॉसेस आज ट्रिगर हो गए हैं। और एक दो चीज़ देख लेते हैं जो कि आज खराब रही स्टॉक्स के लिए। PVR का क्लोज बेहद खराब रहा। आज जरा आपकी स्क्रीन पे लेके आएंगे। क्लोज बिलो ऑल मूविंग एवरेजेस, थोड़े से वॉल्यूम्स भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग थे। इंडसइंड बैंक का क्लोज बेहद खराब है। 416 इंडसइंड बैंक लेके आइए स्क्रीन पे। सबसे ज़्यादा शॉर्टिंग यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में हुई है। डे लो की ट्रैजेक्टरी की तरफ ये क्लोज हुआ 1113 के आसपास और एक दो स्टॉक्स जो कि बड़े अच्छे ब्रेकआउट की तरफ बढ़ रहे थे। कल आपको याद होगा हमने क्लोजिंग में एक MGL का ट्रेड लिया था, स्क्रीन पे पैसा स्विंग बना के देके गया था, बट एक कंप्लीट रिवर्सल विद सेम मैग्नीट्यूड, मतलब जितने वॉल्यूम्स कल थे उतने ही तीव्रता से वॉल्यूम्स आज भी थे MGL के उस कोलैप्स में। खैर एट 17947 चलते हैं हर्षिता के पास इस क्लोज को देखने के लिए, समझने के लिए वॉल पे। हर्षिता ओवर टू यू। जी हाँ वीरू, आज ऑफ कोर्स कोशिश तो जरूर की थी सुबह में मार्केट में तेजी टिकी रहे उसकी, लेकिन हो नहीं पाया। 17,950 पर आकर एक बार फिर अटका है। याद रखिएगा आज 17,984 तक हम फिसले थे और वहां से वो रिवर्सल देखने को मिला। तो क्लोजिंग नेगेटिव साइड पर जरूर हुई है लेकिन डे लो पर हम नहीं टिके हैं, वो एक पॉजिटिव है। निफ्टी बैंक में हमने देखा आज बिकवाली अक्रॉस द बोर्ड थी। 450 से पॉइंट से ज्यादा का नुकसान। निफ्टी आईटी का ज्यादा साथ नहीं, वो 400 पॉइंट नीचे जाकर टिकता हुआ दिखाई दे रहा है। आज मिड कैप्स को भी पुल नीचे खींचा है पूरे मार्केट के प्रेशर के चलते। 250 पॉइंट का नुकसान और ऑफकोर्स स्मॉल कैप इंडेक्स भी नेगेटिव टेरिटरी में, इसीलिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज फिर बेहद नेगेटिव होता हुआ दिखाई दिया। कुछ स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जहां पर आज हमने देखा खबरें थी, इंपैक्ट भी आया। मिंडा और प्रिकॉल, सुबह में ही हमने वो
प्ले आउट होता हुआ दिखाई दिया कि मिंडा ने करीब 15.7% हिस्सेदारी प्रिकॉल में ली। प्रिकॉल का मैनेजमेंट कह रहा था, प्रमोटर्स कह रहे थे कि वो अपना हिस्सा नहीं बेचना चाहते हैं। कुल मिलाकर दोनों स्टॉक्स नीचे बंद हुए, 4-4.5% तक का दबाव देखने को मिला। फिर नेस्ले आपकी स्क्रीन पर आएगा, जहां पर छोटू पैकेज पर दरअसल इन्होंने प्राइस बढ़ाई है और वो इन पर भारी पड़ा है। 3% के प्रेशर में ये काउंटर। हाउएवर सागर सीमेंट ऊपर था क्योंकि आंध्रा सीमेंट के जो एसेट्स ये खरीद रहे हैं उसको एनसीएलटी ने अप्रूवल दिया, तो ये स्टॉक 4% ऊपर। अल्ट्राटेक की तरफ से एक्सपेंशन की अपडेट्स आते हुए दिखाई दिए, वहां पर तेजी दिखी और बाकी पूरा सीमेंट पैक भी आज आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा था। एक और इंटरेस्टिंग ट्रेड वो शेफलर रहा था, जहां पर रिजल्ट्स अच्छे थे Q4 के और उस स्टॉक में भी तेजी पर ही क्लोज बनता दिखाई दिया है। लेकिन अब ब्रॉडर मार्केट ये की जो कुछ हाइलाइट्स हमने आपके सामने रखी, इंडेक्स लेकर आते हैं, जहां पर आपको साफ दिखेगा कि कहां पर तेजी और कहां पर मंदी होती हुई दिखाई दी। ऑटोज कमजोर, बैंक्स कमजोर, टेक्नोलॉजी कमजोर। वो हीट मैप में आपके सामने अब आ जाएगा, जहां पर हमने देखा है अक्रॉस द बोर्ड आज सेल साइड की पोजीशन ज्यादा, तेजी वाले काउंटर सिर्फ 2 लाइनों में यहां पर सिमट कर रह गए हैं। एलएनटी अल्ट्राटेक में अच्छी तेजी बनी, बीपीसीएल में खरीदारी थी, ग्रासिम आज चला, ओएनजीसी में खरीदारी, आईटीसी फ्लैटिश बंद होता हुआ दिखाई दिया है। प्रेशर में एसबीआई, इंडसइंड बैंक, आपका एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ये सारे काउंटर्स थे जहां पर दबाव आज के दिन। आईसीआईसीआई बैंक दबाव देखने को मिला, इन्फी, टीसीएस, एचसीएल टेक जैसे काउंटर सब में बिकवाली का दबाव बनता दिखाई दिया। और नेस्ले के लिए आज का दिन गिरावट वाला रहा है, 3% का दबाव उन नंबर्स के चलते। एसबीआई लाइफ और एचडीएफसी लाइफ की पार्टी खत्म होती हुई दिखाई दे रही है, कल भी दबाव में, आज फिर यहाँ पर प्रेशर बनता दिखाई दिया। तो ये फिलहाल हफ्ते की समाप्ति 17,944 के आसपास होती हुई इंटरेस्टिंग हफ्ता था। पोटेंशियल था कि यहाँ पर हम फिर से रिकवरी मोड में आएंगे, लेकिन टिक नहीं पाए ऊपरी लेवल्स पर। चलिए, ये मार्केट का क्लोज। अब सीधा सौदा में किस तरह के रिटर्न्स बनते दिखाई दिए स्पेसिफिक स्टॉक्स में, वो आपकी स्क्रीन पर। और दोनों तेजी मंदी के ट्रेड्स आइडेंटिफाई हुए थे। तेजी में शेफलर इंडिया, अल्ट्राटेक, रेलटेल, खबरों के चलते सब में तेजी। एंजल वन, यहाँ पर सीईओ ने रिजाइन किया तो स्टॉक दबाव में था, लेकिन नीरज ने मंदी वाले ट्रेड्स पकड़े। इप्का, यूएस, यूनाइटेड स्पिरिट्स, एलटीआई माइंट्री और एम्फेसिस, ये मंदी वाले ट्रेड्स से जहां पर भी हमने देखा साइजेबल रिटर्न्स बने हैं। चलिए, तो दोनों टीम्स का हाल। और अगर मैं वीकली आधार पर पैमाइश करूं हर्षता, तो हमारे पास निफ्टी की क्लोजिंग अच्छी है, निफ्टी बैंक की क्लोजिंग बहुत खराब है, और निफ्टी आईटी की क्लोजिंग अच्छी है, रिलायंस की क्लोजिंग अच्छी है। अच्छा, जाते जाते राजेश जी को एक बार विंडो में दिखाइएगा। राजेश जी, वो अंडर कवर एजेंट्स की बात हुई थी ना, एक मूवी है डॉनी ब्रेस्को 1997 की, प्लीज़ एक बार देखिएगा। और फिर अगले सैटरडे को, सॉरी, क्या बोला आपने? डॉनी बात होगी डॉनी ब्रेस्को, तो वो देखिएगा जरूर, बेहतरीन मूवी है। मैंने भी किसी की सिफारिश पे देखी थी। और फिर एक कंपेयर कीजिएगा कैसे अंडर कवर जो एजेंट्स होते हैं वो काम करते हैं, बताइएगा जरूर एक बार कैसी लगी आपको। फिलहाल इस कार्यक्रम कमाई का अड्डा में इतना ही। हर्षता, मेरी, आशीष और नीरज जी की मुलाकात फिर होगी सोमवार की सुबह। और याद रखिएगा, यूएस मार्केट में पॉसिबली आप एक स्ट्रॉन्ग स्विंग देखें आज, क्योंकि यूएस मार्केट मंडे को शट है, तो ये फ्राइडे उनके लिए अगर आप देखें डिसाइसिव डे हो सकता है। सो फॉर द बेस्ट फॉर मंडे मॉर्निंग। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार एंड हैव अ नाइस वीकेंड। नमस्कार।